कहानी की शुरुआत में हमें वर्ल्ड फेमस डॉक्टर कांजी को दिखाया जाता है। जब से उसकी छोटी बहन की डेथ एक ऐसी बीमारी से हुई जिसका कि उस समय कोई भी इलाज नहीं था, तब से उसने डिसाइड किया कि वो एक डॉक्टर बनेगा और अपना पूरा जीवन एक ऐसी दवाई बनाने में लगा देगा जो कि हर एक बीमारी को ठीक कर सके। फिर सालों तक पढ़ने के बाद कांजी एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बन जाता है जो कि अपने वादे अनुसार एक ऐसी दवाई को बनाने लग जाता है जो कि हर एक बीमारी का तोड़ हो। यहाँ पर वो कभी कभी अपने खाने पीने को भूल के ओवर टाइम करता है, जिसकी वजह से उसकी शारीरिक क्षमता बहुत ज्यादा ही कम हो जाती है। एक दिन वो ऐसे ही काम कर रहा होता है तो वो सोचता है कि मुझे कुछ देर का रेस्ट लेना चाहिए, तो फिर वो 40 मिनट का अलार्म लगा के अपने सोफे पे ही सो जाता है। 40 मिनट बीतने के बाद भी उसकी आंखें नहीं खुलती हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी किसी वजह से डेथ हो गई है। अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक अलग ही जगह पे पाता है जहाँ पर उसके पास एक लड़की खड़ी होती है जो कि उसे देख के बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और वो उसे फामा कह रही होती है, जिसे सुन के कांजी बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है और वो बाहर की दुनिया देखने के लिए अपने बेड से उतरता है तो वो रियलाइज करता है कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा ही कमजोर हो चुकी है। तभी उसकी मेड उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि आपको आराम करना चाहिए क्योंकि आपके ऊपर बिजली गिर गई थी जिसकी वजह से आप कुछ दिन तक कोमा में थे। इस चीज को सुन के वो उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे एक्चुअली में कुछ भी याद नहीं। तो फिर वो मेड उसे एक मिरर दिखाती है जिसमें वो अपने आप को देख के बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक 10 साल के बच्चे की बॉडी में था जिसका नाम फामा होता है। यहाँ पर फामा सोचता है कि उसे अपनी इस लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन उसे अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में पता था कि वो लास्ट टाइम सो गया था और उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो यहाँ पर था। वो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसको थोड़ा सा दर्द महसूस होता है तो वो अपनी मेड से कहता है कि क्या मैं अपनी बैंडेजेस को हटा सकता हूँ। तो मेड तुरंत जाकर उसके लिए गर्म पानी ले आती है। यहाँ पर बैंडेज हटाते टाइम उसे अपने हाथ पर एक मार्क नोटिस होता है जिसे देख के मेड बहुत ज्यादा ही डर जाती है। तो वो उसे शांत करता है और कहता है ये शायद लाइटनिंग की वजह से हुआ है, लेकिन मेड उस समय प्रेयर करने लगती है और उसे कहती है कि ये निशान सबूत है कि आपको गॉड ऑफ मेडिसिन ने आशीर्वाद दिया है। गॉड ऑफ मेडिसिन का नाम सुन के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि ये गॉड ऑफ मेडिसिन कौन है। इस पर मेड उससे बोलती है कि आप गॉड ऑफ मेडिकल को भूल गए जिनकी पूजा आपकी फैमिली करती है। तब फामा को रियलाइज होता है कि उसे अपनी इस लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तो वो मेड से पूछता है कि क्या तुम मुझे सब कुछ बताओगी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो मेड सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मेरा नाम लॉटे है। फिर वो उसे महल घुमाते हुए बताती है कि आपकी फैमिली एक रॉयल फार्मासिस्ट है जो कि रॉयल फैम के लिए मेडिसिन बनाते हैं। और फिर वो उसे उसकी फैमिली फोटो दिखाती है और वो उसे ये भी बताती है कि आपकी फैमिली मैजिक में भी काफी ज्यादा अच्छी है। इस चीज को सुन के फामा उसे पूछता है कि क्या मैं भी मैजिक यूज कर सकता हूँ। इस पर लॉटे घबराते हुए उससे कहती है कि अब आप ये मत कहना कि आप मैजिक भी भूल चुके हैं, अगर ऐसा हुआ तो आपको टाउन से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिस पर फामा कहता है कि हाँ मुझे याद नहीं है। इसे सुन के वो पहले तो डरने लगती है, फिर उससे कहती है कि आप मेरे अलावा इसे किसी को भी नहीं बताएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप वाटर मैजिक में बहुत ज्यादा ही अच्छे थे, इसलिए अभी से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि फामा अपने रूम में बैठ के उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो अपने दिमाग में वाटर मॉलिक्यूल को इमेजिन करता है जिससे उसके हाथ में से वाटर निकलने लगता है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है। अब वाटर तो निकल आता है लेकिन उसे रोकना उसे नहीं आता है, तो वो घबरा के सारे पानी को बाहर फेंक देता है और बाहर ही लॉटे खड़ी होती है जो कि देख लेती है कि फामा मैजिक यूज कर सकता है, तो वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। यहाँ पर फामा रुकता नहीं है, वो और भी मॉलिक्यूल्स निकालने की कोशिश करता है तो वो निकाल भी पा रहा होता है और दूसरे हाथ से उन्हें रेंज भी कर रहा होता है। तभी लॉटे उसके पास आती है और उसे उसकी लाइब्रेरी को दिखाने ले जाती है और बताती है कि यहाँ पर जितनी भी बुक्स हैं वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जिनमें से वो एक बुक को उठा के पढ़ने की कोशिश करता है और सरप्राइजिंगली वो उसकी लैंग्वेज को आराम से पढ़ पा रहा होता है। इसके बाद फामा अपनी फैमिली के साथ डिनर करने जाता है जहाँ पर उसे ठीक देख के उसके फादर उससे कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा कि तुम ठीक हो गए, लेकिन हमने जो वादा किया था कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा अब उसका टाइम आ चुका है। इस पर उसकी मदर कहती है अभी तो ये ठीक होके आया है, कुछ देर बाद पूछ लीजिएगा। जिस पर फामा कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं सब बता दूंगा। तो उसके फादर उससे सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं जिसका कि हमारा बंदा बखूबी जवाब दे देता है। फिर उसके फादर उससे कहते हैं कि अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो तो तुम अपनी ट्रेनिंग को वापस से स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेनिंग का नाम सुन के वो कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि कौन सी ट्रेनिंग, फिर भी वो हाँ कर देता है। फिर अगले दिन फामा अपनी पर्सनल ट्यूटर एलिन से मिलता है जो कि उसे मैजिक सिखाती है। यहाँ पर एलिन उसे देखते ही उस पर शक करने लग जाती है क्योंकि पहले फामा उससे अच्छे से बिहेव नहीं किया करता था, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा ही काइंड हो चुका है। तो फामा उसे बताता है कि लाइटनिंग की वजह से मेरी मेमोरी फ्रीज हो चुकी है जिसकी वजह से मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है। ये सुन के एरिन शांत हो जाती है और उससे पूछती है कि डिवाइन आर्ट क्या है।
पर फामा को डिवाइन आर्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, तो एलन उसे सब कुछ बताने लगती है। इसके बाद वो उसे एक रिवर के किनारे ट्रेनिंग कराने ले जाती है, जहाँ पर वो उससे कहती है कि चलो अपनी मैजिकल स्टिक निकालो, लेकिन इसके बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं मालूम होता है। तो वो उससे कह देता है मैं उसको लाया नहीं हूँ। तो एलन उसे अपनी मैजिक स्टिक दे देती है, लेकिन उससे पहले वो उसे एक डेमो करके दिखाती है ताकि वो उसे देख के सीख सके। फिर उस डेमो को देख के फामा ट्राई करता है और वो इतना खतरनाक मैजिक कर देता है जिसे देख के एलन बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है और वो उसे पहले चेक करने लगती है। फिर उसके मैजिक को नापने के लिए उसके हाथ में एक टूल पकड़ा देती है जो कि मैजिक मेजर करता है। यहाँ पर जैसे ही फामा उस मैजिक टूल के अंदर अपनी माना डालने लगता है, वैसे वो मैजिक टूल टूट जाता है, जिसे देख के एलन की और ज्यादा ही फट जाती है और वो दहशत में आ जाती है, क्योंकि इतना खतरनाक मैजिक तो किसी गॉड के पास ही हो सकता है या फिर किसी डीमन के पास। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एलन और फामा एक बेंच पे बैठे होते हैं और यहाँ पर एलन अभी भी दहशत में होती है, तो उसे शांत करने के लिए वो उसे हंसाने की कोशिश करता है और यहाँ पर एलन हंसने भी लगती है। तभी फामा को अपनी एक एबिलिटी का पता चलता है जिसका नाम डिवाइन आई है, जिसकी मदद से वो किसी भी व्यक्ति की इंजरी के बारे में पता कर सकता है। तो वो यहाँ पर एलन को स्कैन करने लगता है और उसे पता चलता है कि एलन की आंखों में और उंगलियों में दिक्कत है। तो वो डायरेक्ट जाके उसकी उंगलियों को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारे हाथों में दिक्कत है। इस पर वो हैरान होकर फामा से पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला। तो फामा कहता है कि मैंने अपने हाथों को यूं किया तो मुझे तुम्हारी उंगली ग्लो करते हुए दिखी। इस चीज को सुन के वो बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है और कहती है कि ये पावर तो एक नॉर्मल इंसान के पास नहीं हो सकती, आखिर तुम कौन हो। और वो डरते हुए फामा के पास भाग जाती है। फिर हमें अगले दिन पता चलता है कि एलन की बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो आज फामा को ट्रेनिंग देने नहीं आ पाएगी। इस पर फामा के फादर फामा को एक मेडिसिन देते हैं और उससे कहते हैं कि ये तुम एलन को दे आओ। तो यहाँ पर फामा उस मेडिसिन को लेके एलन के घर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो मेडिसिन को चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये जो मेडिसिन है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो वो अपनी मैजिक की मदद से उस मेडिसिन में थोड़ी सी एनहांसमेंट कर देता है, जिससे कि एलन बहुत जल्दी ही ठीक हो जाए। तभी हम एलन को देखते हैं जो कि फामा से बचने के लिए फुल टू प्रोटेक्शन में आई होती है और वो उससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे मारने आए हो। इस पर फामा उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। तो वो अपना मास्क उतार देती है और हम देखते हैं कि सही में एलन की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो रही होती है। तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या करने आए हो। फामा कहता है कि तुम बीमार हो ना, इसलिए मेरे फादर ने तुम्हारे लिए मेडिसिन भेजी है और इसमें मैंने भी कुछ एड ऑन किया है। इस चीज को सुन के एलन डर जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने इसमें जहर मिलाया है मुझे मारने के लिए। इस पर वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इसे खा लो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एलन उसकी बात पर विश्वास नहीं करती है। तो फामा उसे समझाते हुए कहता है कि अब मेरी टीचर है, इसलिए मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। और अब वो उसके हाथ में कुछ फ्लावर्स देके वहाँ से चला जाता है। उसकी इन बातों का अपनी एलन पर असर हो जाता है और वो उसे ट्रेन करने के लिए वापस से रेडी हो जाती है। फिर अगले दिन हम फामा को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड में आया होता है और वहाँ पर एलन भी आ जाती है। वो यहाँ पर भी अपने आर्मर में आई होती है और वो उससे कहती है कि वैसे तो मुझे तुम पे ट्रस्ट है, लेकिन तुम्हारा जो मैजिक है वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है जो कि मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मैंने ये आर्मर पहना हुआ है। और वो उसे थैंक यू भी कहती है क्योंकि उसने जो मेडिसिन दी वो उसके ऊपर काम कर गई। फिर वो लोग ट्रेनिंग करते हैं जहाँ पर फामा की इनक्रेडिबल मैजिक स्किल को देख के एलन बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फामा अपने घर में बैठा होता है और अपनी डिवाइन आइज का यूज करके अपने सर्वेंट्स की इंजरी को देख रहा होता है। तभी वहाँ से लॉटे गुजरती है तो वो उसे भी स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि लॉटे के हाथ में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है। तो वो डिसाइड करता है कि वो उन सारे सर्वेंट्स के लिए भी मेडिसिन बनाएगा। तो वो अपनी लैब में जाके उनके लिए अपनी मैजिक से मेडिसिन बनाने लगता है। कुछ देर बाद की मेहनत के बाद वो मेडिसिन को बना लेता है और फिर वो लॉटे के पास जाता है और इन मेडिसिन को लॉटे को दे देता है, जिसे पाके पहले तो लॉटे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, फिर खुशी से उसे थैंक यू कहती है। फिर यहाँ पर फामा उन मेडिसिन को और भी सर्वेंट्स में बांट देता है, जिससे बाकी सर्वेंट्स को बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। यहाँ पर लॉटे फामा से कहती है कि ये लोग कितने ज्यादा लकी हैं कि इन्हें एक रॉयल फैमिली फार्मासिस्ट से दवाई मिल रही है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें की दवाइयाँ नसीब ही नहीं होती और वो लोग भुखमरी और लाचारी के कारण मारे जाते हैं। ये बात फामा के दिल में लग जाती है और वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ पर लोग दवाइयों की कमी से नहीं मरेंगे। फिर नेक्स्ट डे जब फामा अपनी फैमिली के साथ खाना खाने बैठता है तो वो देखता है कि डाइनिंग टेबल पर उसकी बहन मिसिंग है। तो वो अपने फादर से पूछता है कि आखिर छोटी बहन कहाँ गई। तो वो उसे बताते हैं कि उसको चिकन पॉक्स हुआ है, जिसकी वजह से उसे क्वारंटीन कर दिया गया है। वहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो बीमारी बहुत घातक तरीके से फैलती है। अब उस बीमारी का नाम सुन के यहाँ पर फामा सोचने लगता है कि चिकन पॉक्स तो यहाँ पर भी होता है और इसका इलाज तो मेरे पास है। तो यहाँ पर क्या करता है, अपनी बहन के लिए एक मेडिसिन बनाने लगता है अपनी पोस्ट मेमोरी के नॉलेज की मदद से। और वो यहाँ पर अपनी बहन के खाने में वो दवाई मिलाकर उसके रूम में पहुंच जाता है। उसे अपने रूम में देख के उसकी बहन कहती है कि
फादर ने तो मना किया है ना कि मेरे पास कोई भी नहीं आ सकता है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर फामा उससे कहता है कि ये एक सीक्रेट है, तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी, और फिर वो उसे खाना खिला देता है। कुछ हफ्ते बाद हम देखते हैं कि उसकी बहन उसकी दवाई की वजह से ठीक हो जाती है। फिर फामा अपने लैब में जाके एक मिनी माइक्रोस्कोप बनाता है कि वो हर समय तो अपनी फिंगर को यूज करके डिवाइन आइज का यूज नहीं कर सकता है ना। तभी उसकी लैब में एक बंदा आता है और उससे कहता है कि आपके फादर आपको बुला रहे हैं। जैसे ही फामा अपने फादर के ऑफिस में पहुंचता है तो उसके फादर उससे कहते हैं कि जल्दी से अपना बैग पैक कर लो, हमें रॉयल किंगडम जाना है। इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फामा और उसके फादर रॉयल किंगडम में पहुंच चुके होते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिंसेस की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है और वो मरने की हालत में है, जिसकी वजह से दुनिया के बेस्ट फार्मासिस्ट उनका चेकअप करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर धीरे धीरे करके सारे फार्मासिस्ट क्वीन का चेकअप करते हैं, लेकिन उनकी बीमारी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है कि वो सब अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हमसे इनका इलाज नहीं हो पाएगा। और उनमें से फामा के फादर भी होते हैं जो कि कह देते हैं कि हम इनका इलाज नहीं कर पाएंगे। तभी फामा सोचने लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं कर पा रहा है। तो वो अपनी डिवाइन आइज का यूज करके क्वीन को स्कैन करने लगता है और उसे पता चलता है कि क्वीन को तो ट्यूबरक्लोसिस है। इस डिजीज में इंसान के ऊपर कोई भी दवा काम नहीं करती है और उसके पेशेंट को सिर्फ इंजेक्शन देके बचाया जा सकता है, लेकिन इस दुनिया में तो इंजेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आखिर इन्हें बचाए कैसे, वो ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी क्वीन के बच्चे बाहर से क्वीन के पास आते हैं और उसके पास आके रोते हुए कहते हैं कि मॉम आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। अब उन्हें रोता हुआ देख के यहाँ पर फामा अपना कंट्रोल खो देता है और वो डायरेक्ट क्वीन के पास जाके उनसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि क्या मैं आपका इलाज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी दवाई है जो कि आपको ठीक कर सकती है। इस चीज को सुन के सब लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि ए लड़के क्वीन को परेशान मत करो। यही चीज उसके फादर भी कहते हैं कि फामा कोई ऐसी बेवकूफी मत करो जिसकी वजह से क्वीन को परेशानी लेनी पड़े। तभी क्वीन फामा से कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ कि तुम मेरा इलाज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इन सब ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। ये सुनने के बाद फामा डायरेक्ट ही अपने लैब में पहुंच जाता है और अपने गेट को आइस मैजिक से बंद कर देता है जिससे कि कोई अंदर ना आ पाए, और फिर वो मेडिसिन बनाने लगता है। तभी बाहर उसके फादर आ जाते हैं और इसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि फामा तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो, अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन फामा उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो उसके फादर गुस्से में आके उस गेट को तोड़ के अंदर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन फामा उनकी बात पे ध्यान नहीं देता है और अपना काम कर रहा होता है। तो फामा के फादर फामा को रोकने के लिए उसके ऊपर आइस मैजिक से अटैक कर देते हैं, जिससे बचने के लिए फामा शील्ड लगा के उसे कैंसिल कर देता है और वो अपने बीच में एक आइस बैरियर क्रिएट कर लेता है, जिसे देख के उसके फादर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि बिना मैजिकल स्टिक के अपने मैजिक को कैसे यूज किया, और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। तभी उनकी नजर फामा की रिसर्च डायरी पे पड़ जाती है और वो उसे खोल के पढ़ने लगते हैं और फामा से पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या है। तो फामा उन्हें बताता है कि ये सब नई मेडिसिन के फॉर्मूले हैं। जब मैं कोमा में था तब मुझे इनके सपने आया करते थे और मैंने इन्हें याद कर लिया था। ये सब सुन के उसके फादर कहते हैं अच्छा ये बात है, मैंने तुम्हारे शोल्डर को देखा और मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें गॉड ऑफ मेडिसिन से आशीर्वाद मिला है, इसलिए तुम्हें ये सपने भी आ रहे हैं। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, करो अपना काम। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर फामा मेडिसिन बनाना स्टार्ट कर देता है। मेडिसिन बनाने के बाद अगले दिन वो अपनी मेडिसिन को लेके रॉयल किंगडम में पहुंच जाता है। यहाँ पर प्रिंसेस को दवाई देने से पहले वो उन्हें बताता है कि जो बीमारी है वो इन्फेक्शन की वजह से हुई है, जिसकी वजह से आपको ये जो दवा है वो 1 से 2 साल तक की लेनी पड़ सकती है, इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और वो उनका एक ब्लड सैंपल लेके अपने माइक्रोस्कोप से उसके अंदर बैक्टीरिया दिखाता है, जिसे देख के वो सही में हैरान हो जाते हैं। इसके बाद फामा मेडिसिन के 2 गिलास तैयार करता है और एक खुद पीता है और एक क्वीन को दे देता है और उनसे कहता है कि अब हम दोनों की किस्मत इस मेडिसिन पे टिकी हुई है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर क्वीन थोड़ी देर बाद अपने आप को बेहतर महसूस करने लग जाती है, जिसे देख के सारे फार्मासिस्ट फामा की तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद फामा अपने फादर के साथ वापस अपने मेंशन में आ जाता है। फिर हमें 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फामा क्वीन को चेक करने के लिए आया होता है और वो उन्हें बताता है कि अब आप धीरे धीरे करके ठीक हो रही हैं। तभी क्वीन उससे कहती है कि मैंने तो जीने की होप ही छोड़ दी थी, मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं मरने वाली हूँ, लेकिन एक पर्सन की वजह से मेरे अंदर वापस से हौसला आया और वो और कोई नहीं मेरा छोटा बेटा था, जिसने मुझे जीने की एक नई किरण दिखाई। जिसे सुन के फामा बहुत ज्यादा ही खुश होता है और उनसे जाते हुए कहता है कि ठीक है अब आप अपना ध्यान रखिएगा और मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फामा और फामा के फादर अच्छे खासे कपड़े पहन के रॉयल किंगडम में आते हैं, क्योंकि आज उन्हें क्वीन द्वारा रिस्पेक्ट दी जाने वाली होती है। यहाँ पर सबसे पहले बारी आती है फामा के फादर की। क्वीन अपने थ्रोन के सामने खड़े होकर फामा के फादर को रिस्पेक्ट देती है। फिर बारी आती है फामा की, जहाँ पर उसे भी रिस्पेक्ट मिलती है और रिस्पेक्ट के साथ साथ उसे रॉयल फार्मासिस्ट का टैग भी मिलता है। और क्वीन उससे कहती है कि अब तुम रॉयल कैपिटल
हॉस्पिटल में कहीं भी अपनी फार्मेसी खोल सकते हो। इस चीज को सुन के फार्मा बहुत ज्यादा ही खुश होता है क्योंकि उसका सपना जो पूरा हो रहा होता है। फिर फार्मा अपने घर पे पहुंच के पूरी कारपेंटर की फौज को बुला लेता है ताकि वो अपनी फार्मेसी को जल्दी से जल्दी ओपन कर पाए। लेकिन वो सोच रहा होता है कि मैं अपनी फार्मेसी का नाम क्या रखूं। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा ही दिमाग लगाता है। तभी उसके दिमाग में एक नाम आता है और वो कहता है कि हम अपनी फार्मेसी का नाम रखेंगे द पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी। इस नाम को सुन के सब लोग जोश में आ जाते हैं और फिर फार्मेसी का काम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर सारे कारपेंटर मिलके फार्मा के फार्मेसी के बोर्ड को तैयार करने लगते हैं जिसमें लिखा होता है द पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी। वहाँ पर एलन आ जाती है और फार्मा की फार्मेसी के नाम को देख के बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और उससे कहती है कि नाम तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। इस पर फार्मा उसे शर्माते हुए कहता है कि तुम्हारे ओपिनियन के लिए थैंक यू। फिर एलन उससे फार्मेसी के बारे में थोड़ा बहुत पूछने लगती है। तभी वहाँ पर एक बंदा टपक पड़ता है और उससे कहता है क्या तुम यहाँ के एम्प्लॉय हो या बॉस। जिस पे फार्मा कहता है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ। इस पे वो बड़ा हैरान होके कहता है कि ओहो तुम तो बहुत छोटी उम्र में यहाँ के बॉस बन गए हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खासी डील है, क्या तुम मेरे साथ कोलैब करना चाहोगे। इस पर वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। तो वो कहता है कि बड़ा पछताओगे, कर लो कोलैब, तुम वैसे भी इससे क्या ही कमा लोगे। तो वो कहता है कि मुझे कमाना भी क्या है, मैं सिर्फ गरीब लोगों को सस्ती दवा बांटना चाहता हूँ जिससे उनका भला हो सके। इसे सुन के वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसे तो तुम्हारी फार्मेसी डूब जाएगी, तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, आ जाओ मेरी टीम में। लेकिन वो मना कर देता है। तभी वो मोटू फार्मा को फोर्स करने लग जाता है। इस पर एलन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि यहाँ से भाग रहे हो या पिटोगे। तो वो मोटू एलन से अपनी बेइज्जती कराने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फार्मा अपनी फार्मेसी के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो देखते हैं कि फार्मेसी में सिर्फ 2 वर्कर्स हैं जो कि वो खुद ही हैं। तो वो सोचते हैं कि हमें वर्कर्स को बढ़ाना चाहिए। अभी वहाँ पर लौटे भी आ जाती है और उससे काम मांगने लगती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर सब कुछ कर सकती हूँ जैसे मैं घर पे करती हूँ। तो वो उसे रख लेता है। तब भी उसमें एक इंसान की कमी होती है जो कि अकाउंटेंट होता है। तो वो सोचता है कि मैं कौन से अकाउंटेंट को रखूं जो कि थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर वो वापस से अपने घर पे आ जाता है। वहाँ पर फार्मा को देखने को मिलता है कि उसके घर के जितने भी सर्वेंट्स होते हैं वो रो रहे होते हैं। तो वो सोचने लगता है कि आखिर इन सबको क्या हो गया है, ये रो क्यों रहे हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसके फादर के जो अकाउंटेंट थे वो आज रिटायर हो रहे हैं क्योंकि उनके पैरों में बहुत ज्यादा ही दर्द हुआ करता था जिसकी वजह से वो कायदे से चल भी नहीं पाते थे। इस चीज को सुन के वो उनसे कहता है कि अगर मैं आपके पैरों का इलाज कर दूं तो क्या आप मेरे साथ काम करेंगे। जिस पर वो मान जाते हैं। तो वो सबसे पहले अपने फादर से परमिशन लेने जाता है और उनसे कहता है कि आज जो आपके पास से अकाउंटेंट रिटायर हुआ है क्या मैं उन्हें अपने फार्मेसी में जॉब दे सकता हूँ। इस पर उसके फादर उसे परमिशन दे देते हैं। इसी के साथ साथ वो उसे बक्सा भर के सोने के सिक्के भी देते हैं ताकि वो अपनी फार्मेसी को और भी बेहतर कर पाए। फिर अगले दिन फार्मा अपनी फार्मेसी की ग्रैंड ओपनिंग कर देता है। अब जरूरी तो नहीं है कि आपने नया नया बिजनेस खोला हो और उसमें तुरंत ही कस्टमर आने लग जाएं। और वैसा ही इनके साथ भी होता है। 1 महीना बीत जाता है लेकिन उनकी फार्मेसी में कोई भी कस्टमर नहीं आता है सिवाय एक बूढ़े आदमी के जो कि वहाँ पर सिर्फ एक टॉफी खरीदने आता था। इस चीज से वो लोग बहुत ज्यादा ही परेशान होते हैं। तभी फार्मा के माता पिता भेस बदल के फार्मा की फार्मेसी में आए होते हैं लेकिन फार्मा उन्हें आराम से पहचान लेता है। फिर वो उन्हें अंदर ले जाता है और बताता है कि मेरी फार्मेसी बिल्कुल भी नहीं चल रही है, यहाँ पर कोई कस्टमर आता ही नहीं है जिससे कि मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ। इस चीज को सुन के उसके फादर उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपनी फार्मेसी दिखा सकते हो। यहाँ पर फार्मा उन्हें अपनी फार्मेसी दिखाने लगता है। वो सबसे पहले उन्हें मेडिसिन रूम दिखाता है जहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन रखी होती है। फिर वो उन्हें पेशेंट्स के लिए बनाए गए बेडरूम को भी दिखाता है। उसके बाद वो उनसे पूछता है कि क्या आपको यहाँ पर कोई कमी दिखी। जिस पे उसके फादर कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी कमी नहीं है, सब बढ़िया है। यहाँ पर फार्मा की मॉम उसे सजेशन देती है कि तुम्हें एक मेडिसिन के साथ साथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी बनाना चाहिए जो कि कम कीमत की हो और बहुत अच्छी क्वालिटी में हो जिससे कि हर प्रकार की महिलाएं तुम्हारे प्रोडक्ट्स को खरीदें। उनका ये सजेशन उसे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। तभी उसके फादर उससे कहते हैं कि अगर तुम इन प्रोडक्ट्स को बनाओ तो इनमें किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज मत करना वरना ये स्किन डिजीज का कारण बन सकती है। यहाँ पर उन लोगों के बीच में बात चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर घबराते हुए एक बंदा आता है और फार्मा से कहता है कि क्या यहाँ पर कोई फार्मासिस्ट है। एक लड़की की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है। ये सुन के फार्मा उसके साथ उस लड़की के पास जाता है और हम देखते हैं कि उस लड़की की सही में बहुत ज्यादा ही हालत खराब होती है। तो फार्मा अपनी डिवाइन आइज का यूज करके उसको स्कैन करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि उसके हाथों में बहुत ज्यादा ही कट लगे हुए हैं जिसकी वजह से उसका हैवी ब्लड लॉस हो गया है जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई है। तो फार्मा उसे अपनी फार्मेसी में ले आता है और उसका इलाज करने के बाद उससे पूछता है कि आखिर तुमने अपने हाथों में कट क्यों लगाए। तो वो लड़की बताती है मेरे क्रश ने मुझे रिजेक्ट कर दिया जिसकी वजह से मैंने अपने हाथ को काट लिया। और वो ये कहते हुए रोने लगती है और उन लोगों से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। इस पे एलन उससे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, अब तुम वापस से ये सब नहीं करोगी। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की वापस से फार्मा की फार्मेसी में आई होती है। अभी फार्मा ने अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बना के तैयार कर दिए होते हैं। तो वो उस लड़की को कुछ डेमो के लिए देता है।
जिसे लगा के उसे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। इधर हम लॉटे को देखते हैं जो कि कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेडीज में बांट रही होती है, जिससे कि अच्छी खासी मार्केटिंग हो जाती है और धीरे धीरे करके उसकी फार्मेसी में बहुत सारे कस्टमर भी आने लगते हैं, क्योंकि फार्मा के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ही सस्ते भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बढ़ती डिमांड को देख के वो उसकी एक अलग ही ब्रांच खोल देता है, जहाँ पर वो बहुत सारे ब्यूटिशियंस को रखता है ताकि वो बहुत ज्यादा ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बना सके। अब फार्मा की फार्मेसी चल पड़ती है और उसकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वजह से पूरे शहर में उसकी चर्चा हो रही होती है। यही चर्चा घूम फिर के क्वीन तक पहुंच जाती है, तो क्वीन फार्मा को अपने पास बुलाती है उसकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को चेक करने के लिए। यहाँ पर फार्मा सबसे पहले उन्हें लिप बाम देता है। जैसे ही वो उसे अपने होठों पे लगाती है तो उन्हें अपने होठ बहुत ज्यादा ही सुंदर लगने लगते हैं, जिसकी वजह से क्वीन को फार्मा के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ही अच्छे लगने लगते हैं। तो फार्मा अपने और भी प्रोडक्ट्स के बारे में उन्हें बताने लगता है, जिसे सुनकर क्वीन उससे कहती है कि तुम्हें अपने प्रोडक्ट्स के दाम को बढ़ाना होगा, क्योंकि तुम्हारे प्रोडक्ट्स पूरे मार्केट में सबसे सस्ते बेचते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग दूसरी दुकानों में जाना पसंद ही नहीं करते हैं और उन लोगों का बहुत ज्यादा ही घाटा हो रहा है, जिसकी वजह से वो एक ना एक दिन सड़क पे आ जाएंगे। क्वीन से ये बात सुन के फार्मा को रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है। वो अपने प्राइस बढ़ाने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फार्मा बीच पे होता है, जहाँ पर उसकी छोटी बहन और लॉटी रेत से खेल रहे होते हैं और एलन कहीं कोने में सो रही होती है। फार्मा को देखते ही उसकी छोटी बहन उसे पानी में जाने की जिद करने लगती है, जिस पर वो उसे मना कर देता है और कहता है कि फादर ने पानी में जाने के लिए मना किया है। लेकिन लॉटे और उसकी छोटी बहन दोनों जिद करने लगते हैं, तो वो उन्हें रोक नहीं पाता है और जाने की इजाजत दे देता है। यहाँ पर फार्मा की छोटी बहन फार्मा को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ फार्मा उसे मना कर देता है। उसके मुंह से ये बात सुन के फार्मा को अपनी छोटी बहन की याद आने लगती है और वो एक जगह बैठ के बहुत ज्यादा ही रोने लगता है। तभी उसे अपनी छोटी बहन के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि वो पानी में डूब रही है, तो वो उसे बचाने के लिए दौड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वो अपनी पहली वाली बहन की तरह इसे भी ना खो दे। और वो बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है और जल्दी से उसकी ओर जाने लगता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी छोटी बहन पानी के अंदर डूबती चली जा रही है और वो भी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचा नहीं पा रहा होता है। तो वो गुस्से में तेजी से चिल्लाता है, जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी पावर रिलीज होने लगती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, जहाँ पर पानी की एक भी बूंद नहीं होती है। इसे देखकर खुद फार्मा भी अपनी पावर से डरने लग जाता है और वहीं पर एलन भी ये सब देख रही होती है। और इस पावर को देखकर एलन तो भाई बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है, क्योंकि इस समय फार्मा ने नेगेटिव डिवाइन आर्ट का यूज किया था, जो कि सिर्फ एक डीमन ही कर सकता है। यहाँ पर फार्मा अपनी बहन को लेकर सही सलामत बाहर आ जाता है और वो सोचने लगता है कि शायद उसे ये सब करते हुए किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन वो गलत था। वहीं पर एक बंदा खड़े होकर उसके इस सब कांड को देख रहा होता है और वो जल्दी से जाकर होली ग्रुप के मेंबर्स को इन सब चीजों के बारे में बता देता है। ये सब सुनने के बाद उन्हें लगता है कि शायद ये सब एक मॉन्स्टर का काम है, तो वो लोग फार्मा पे नजर रखने के लिए 2 असासिन्स को भेजते हैं। फिर हम देखते हैं कि फार्मा अपनी फार्मेसी में वापस आ जाता है, जहाँ पर 2 होली ग्रुप्स के लोग उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। फिर अगले दिन जब एक सिपाही ड्यूटी से वापस आता है, तभी वो गेट खोलता है और गेट खोलते ही एक घोड़ा मिट्टी और कचड़े की सामान को लेकर फार्मेसी के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर गंदगी फैला देता है। और ये बात जब ब्रूनो को पता चलती है तो उन्हें लगता है कि शायद कोई उनकी फैमिली को टारगेट कर रहा है। फिर अगले दिन जब फार्मा अपनी फार्मेसी में साफ सफाई करने के लिए पहुंचता है, तभी उसके कुछ पुराने कस्टमर्स आते हैं अपने क्रू के साथ, और इसी के साथ शहर के कुछ लोग भी आते हैं उसकी मदद करने के लिए। तभी अचानक से एक लड़की घबराते हुए फार्मा के पास आती है और उससे कहती है कि मेरे फादर बेहोश हो चुके हैं, चलिए जल्दी से। तो फार्मा जल्दी से अपने सारे वेपन्स उठाता है और निकल जाता है उनकी मदद करने के लिए। वो लड़की उसे एक सुनसान जंगल में ले आती है और वहाँ पहुँचते ही वो अचानक से गायब हो जाती है। फार्मा यहाँ पर फुल कंफ्यूज, ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर व्हाइट कपड़े पहने हुए कुछ बंदे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर फार्मा को पता चलता है कि ये लोग होली ग्रुप के मेंबर्स हैं और इनका जो लीडर है उनका नाम सलमान है, जो कि ये मानते हैं कि फार्मा के अंदर एक डीमन है और वो उसी को खत्म करने आए हैं। और वो ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं, पर फार्मा उनके सभी अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर फार्मा उनसे काफी ज्यादा ही ताकतवर होता है और उन्हें इजीली हरा सकता है। लेकिन फार्मा को पता चलता है कि अगर मैंने कुछ किया तो ये लोग खामखा मर जाएंगे, तो वो अपने आप को होल्ड बैक कर रहा होता है। लेकिन भाई वो लोग मान ही नहीं रहे होते हैं, तो ना चाहते हुए फार्मा को उन्हें अपनी पावर्स का नमूना दिखाना पड़ता है, जिसे देखकर उन्हें अपनी औकात समझ आ जाती है। तभी सलमान फार्मा के हाथ में उसी सिंबल को देख लेता है और उन लोगों से कहता है कि सभी लोग रुक जाओ, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि ये हमारा गॉड है। जिसे सुनकर वो लोग रुक जाते हैं और फार्मा से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन लड़ाई के टाइम पर सलमान बुरी तरीके से घायल हो जाता है और उसका घाव बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है। लेकिन फार्मा उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है, तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है और तुम मर सकते हो। लेकिन सलमान उससे कहता है कि मैंने आपके ऊपर अटैक किया है, इसलिए मेरी यही सजा है। लेकिन हमारा बंदा एक डॉक्टर है, इसीलिए वो किसी भी घायल व्यक्ति को कैसे छोड़ सकता है।
वो उससे कहता है कि मुझे अभी तुम्हारी सर्जरी करनी होगी, लेकिन यहाँ पर एक माइनस पॉइंट ये है कि हमारा बंदा अपनी प्रीवियस लाइफ में सिर्फ एक मेडिकल साइंटिस्ट था, उसे सर्जरी करनी बिल्कुल भी नहीं आती थी और इस जगह पर कोई भी सर्जरी करने वाला है ही नहीं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी नॉलेज का यूज करके कैसे भी करके सर्जरी करेगा और वो वहीं पर इमरजेंसी टेंट लगाता है और सर्जरी स्टार्ट कर देता है। और भाई वो इतना लकी होता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। फिर ठीक होने के बाद होली ग्रुप वाले उसे प्रमोशन दे देते हैं। उसके बाद वो फार्मा से मिलने जाता है उसकी फार्मेसी में और कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगा। यहाँ पर सलमान फार्मा के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया होता है, उनमें से उसकी ग्रुप की एक होली स्टिक भी होती है जो कि वो उसे गिफ्ट कर देता है। जब फार्मा उस स्टिक को उठाता है तो अचानक से वो स्टिक ग्लो करने लग जाती है। तभी सोमन कहता है कि इस स्टिक ने तुम्हें चुन लिया है, जिसे देखकर एलन बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और फार्मा से कहती है कि क्या मैं एक बार इस स्टिक को छू सकती हूँ, जिस पर हमारा बंदा डायरेक्ट उसे दे देता है। लेकिन अचानक से वो स्टिक उसके हाथ से आर पार हो जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस स्टिक को वही होल्ड कर सकता है जिससे कि इस स्टिक ने खुद चुना हो। एलेन ये सुन करके फार्मा के पास जाकर उसे परेशान करने लगती है, तो फिर फार्मा कहता है नहीं, वो कोई गॉड नहीं है। और फिर उसको सलमान बताते हैं मैं आ जाऊं क्या अपनी पर कि अगर वो चाहे तो इस वॉन्ड की मदद से हवा में तैर भी सकता है। इसके लिए उसे एक ह्यूमन से ज्यादा डिवाइन पावर इस वॉन्ड के अंदर डालनी होगी। एलेन काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि ये पहली बार था जब कोई अपनी डिवाइन पावर की मदद से इस तरीके से हवा में उड़ रहा था। सलमान भी ये देख करके काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि फार्मा सच में इस वॉन्ड के काबिल है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि वो जब तक टेम्पल के हेड है तब तक फार्मा को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा और वो इस चीज की जाँच करेंगे कि फार्मेसी के अंदर कैरेज लेकर कौन आया था। फार्मा ये सुन करके उन्हें शुक्रिया कहता है। आगे सालमन कहते हैं कि जो भी गार्डियन डीटी के खिलाफ जाएगा उसे सजा मिलेगी। फार्मा कहता है कि वो कोई गॉड नहीं है, वो तो सिर्फ फार्मासिस्ट है। तो फिर उसको सलमान एक लॉकेट देता है जो कि उसकी डिवाइन पावर को सप्रेस करने में मदद करेगी और इसी लॉकेट की मदद से फार्मा चाहे तो अपनी सारी की सारी डिवाइन पावर को छुपा सकता है और अपनी शैडो को भी क्रिएट कर सकता है। ये सुनकर फार्मा काफी खुश होता है। तो फिर सलमान कहने लगते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश लग रहा है और शायद फार्मा तो इतना ज्यादा खुश तब भी नहीं हुआ था जब उसे वो डिवाइन वॉन्ड दी गई थी। तो फिर फार्मा कहने लगता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि वो दूसरों के साथ सूरज की रोशनी में घूम सके, एक मामूली से इंसान की तरह। जिसके बाद वो जाने लगते हैं, जिसके बाद वो लॉटे के साथ पीछे जाने लगता है और वो लोग जा करके शॉपिंग भी करते हैं। उनके साथ ब्लांच भी रहती है और फार्मा ये देख करके काफी खुश रहता है कि उसकी फार्मेसी के अंदर बहुत सारे नए नए लोग आ रहे थे, लेकिन उसे फिर भी फार्मासिस्ट की कमी हो रही है क्योंकि एरिस्टोक्रेटिक फार्मासिस्ट काफी कम है और उन्हें दूसरे एक्सपीरियंस वाले फार्मासिस्ट की जरूरत है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक लेडी को जो कि रास्ते में खड़े होकर एक दूसरे फार्मासिस्ट से पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी की मेडिसिन मांग रही थी और वो फार्मासिस्ट उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो लोग उस तरह की दवाइयां नहीं बना सकते। उन्हें पता है कि पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी की जो मेडिसिन है वो काफी अच्छी रहती है, लेकिन उसे बना पाना उनके बस के बाहर है। और जो उनका ओनर है वो तो रॉयल फैमिली से भी है, जिसके कारण उसके पास डिवाइन आर्ट भी होगा और साथ ही साथ बहुत सारा पैसा भी, जिसके कारण उसने प्राइसेस इतने कम रखे हैं। ये सुनकर के वो लेडी गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है तो आखिर वो लोग उनके साथ ही काम क्यों नहीं करते। तो फिर वो शॉपकीपर बताता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये गिल्ड की पॉलिसी के खिलाफ है। ये सारी चीज फार्मा भी खड़े होकर सुन रहा था। तभी ब्लांच उससे कहती है घर वापस चलने के लिए और फार्मा जाते हुए सोचने लगता है उसे एक नई गिल्ड की जरूरत होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है वो यही चीज एलान से कह देता है और ये सुनकर एलान कहती है तो आखिर वो लोग कौन कौन से स्टोर को अपने साथ जोड़ेंगे। फार्मा कहता है अभी के लिए वो लोग अपनी दूसरी ब्रांच के साथ ही गिल्ड को शुरू करेंगे और फिर वो दूसरे भी काफी सारे अलग अलग शॉप को अपने साथ ला सकते हैं। फिर वो पेपर वर्क को लेकर सेट्रिक से मदद मांगने लगता है और सेट्रिक कहते हैं कि वो सब संभाल लेंगे। एलान ये सुनकर के काफी खुश हो रही थी क्योंकि फार्मा ने क्वीन से बात कर ली है इस चीज को शुरू करने के लिए। आगे एलान कहती है कि अगर उन लोग के पास और भी ज्यादा पार्टनर रहेंगे तो उनके एक ही स्टोर पर ज्यादा भीड़ नहीं रहेगी और उन लोगों को काम करने में आसानी होगी। फार्मा कहता है हाँ बिल्कुल, वो नहीं चाहता कि वो जरूरत से ज्यादा काम करे जिसके कारण उसे दिक्कत हो। एलन ये सुनकर के कहने लगती है कि वो तो 40 साल के बूढ़े इंसान की तरह बातें कर रहा है और फार्मा ये सुनकर के हंसने लगता है। और आखिर में हमें उसी मेडिकल शॉप के ओनर को दिखाया जाता है जिनकी बेटी बीमार हो गई थी और वो काफी ज्यादा ही परेशान हो रहे थे क्योंकि उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वो लोग काफी ज्यादा लॉस झेल रहे हैं पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी की वजह से क्योंकि उनकी प्राइसेस बहुत ही ज्यादा कम है और कोई भी बहुत ही आसानी से उनकी दवाइयों को खरीद सकता है। और उन लोगों ने जो उनके फार्मेसी के अंदर एक कैरेज को भेजा था उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो लोग वापस से बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगे। बियॉन्ड भी ये सुनकर कहने लगता है कि वो लोग जरूर डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से वो इस तरह की दवा को बना सकते हैं और इस चीज में क्वीन भी उनकी मदद कर रही है। लेकिन अभी फार्मा जो भी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है वो लोग उस चीज
चीज के बारे में पता लगा लेंगे, लेकिन अभी के लिए उन लोगों को अपने कस्टमर को अपने पास लाने का कोई न कोई तरीका ढूंढना होगा। इसलिए वो सारे के सारे गिल्ड मेंबर से कह देता है कि कोई भी पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी के पास और जो भी रूल के खिलाफ जाएगा उसे गिल्ड से बाहर निकाल दिया जाएगा। सभी लोग ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरी शॉप के ओनर आ जाते हैं एक डॉक्टर के पास अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तो फिर फार्मा कहने लगता है कि वो खुशी से उनकी बेटी का इलाज कर सकता है, लेकिन वहाँ पर शॉप के बाहर काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है। तो फिर फार्मा पीछे वाले दरवाजे से उन्हें अंदर की ओर ले जाता है, जिसके बाद वो उन्हें मास्क देता है पहनने के लिए ताकि बीमारी और ज्यादा ना फैल जाए। ये सुन करके वो समझ जाते हैं कि फार्मा जानबूझ करके उन्हें पीछे की ओर से लाया था ताकि बीमारी ना फैले और वो किसी भी पेशेंट को लेकर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। उसके बाद फार्मा उनसे काफी सारे सवाल पूछने लगती है, जैसे कि उसका वेट क्या है और साथ ही साथ उसकी एज क्या है। उसे इन सब चीजों को जानने की जरूरत इसलिए है ताकि वो अच्छे तरीके से मेडिसिन का डोज उसे दे सके। उनकी बेटी को एग्जामिन करने के बाद वो उनकी बेटी को एग्जामिन करता है और साथ ही साथ वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसे ट्रीट भी कर रहा था। ये सब कुछ देख करके वो बहुत ही ज्यादा हैरान रहते हैं। आखिर में फार्मा उन्हें बताता है कि असल में उनकी बेटी को बुखार हो गया है। ये सुन करके पेरी कहने लगते हैं, क्या इसके ऊपर किसी इविल स्पिरिट ने कब्जा नहीं किया है? तो फिर फार्मा कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में मारी की बॉडी के ऊपर थोड़े से वायरस का हमला हुआ है, जिसके कारण ये सारे के सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उसे नाक से सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसे अपने मुंह से सांस लेनी पड़ रही है। इसलिए अगर वो मेडिसिन को इनहेल करती है तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो पाएगी और ज्यादा अच्छे तरीके से इफेक्टिव रहेगी। साथ ही साथ जो खाने वाली दवा है उसकी वजह से मारी की बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। साथ ही में उसे पानी पीते रहने की जरूरत है ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाए। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इतनी सी देर में मारी की बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि वो इतनी जल्दी इफेक्ट कर रही है। फार्मा फिर उन्हें 5 दिन की दवाई देता है और कहता है कि वो गार्ड से बात कर सकते हैं जब भी उन्हें कोई जरूरत हो। जिसके बाद पेरी उनसे पूछते हैं कि आखिर फीस कितनी है। तो फार्मा कहता है कि फीस बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि वो चाहता है कि बच्चों का इलाज काफी अच्छे तरीके से हो सके। और फिर वहाँ से जाते हुए पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की जगह है और वो अपनी वाइफ को भी बताते हैं कि पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी कितनी अच्छी जगह है और वहाँ का जो ओनर है वो बहुत ही ज्यादा समझदार है और वो बहुत ही ज्यादा कमाल का फार्मासिस्ट है। उसके अंदर एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा है और उसका थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस उनके पास होता तो वो अपनी शॉप को अच्छी तरीके से चला सकते थे, लेकिन वो उससे जा करके सीख नहीं सकते क्योंकि ये गिल्ड के रूल के खिलाफ है और अगर वो इसके खिलाफ जाते हैं तो उनका करियर खत्म हो जाएगा। ये बात सुन करके उनकी वाइफ कहने लगती है कि उन्हें पता है वो काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और साथ ही साथ मारी अभी बहुत ही छोटी है और उनके ऊपर तो अभी कर्जा भी है, इसलिए उन्हें इस शॉप की जरूरत है। पेरी ये सुनकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ उन्हें पता है कि ये सच है, लेकिन वो खुद आज अपनी बेटी का बिल नहीं कर पा रहे हैं। और फिर वो दोनों वहीं पर ऐसे ही रोते रहते हैं और फिर हमें बेरोन को दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान रहता है क्योंकि उनके शॉप के जो सामान रहते हैं वो काफी कम बिक रहे होते हैं और उनकी सेल्स भी बहुत ही तेजी से डाउन हो रही थी। साथ ही साथ फार्मा की कॉस्मेटिक शॉप की वजह से उन्हें और भी ज्यादा नुकसान हो रहा था। ये सारी चीज सुन के बेरोन कहने लगते हैं कि उनकी खुद की वाइफ भी उनके कॉस्मेटिक का इस्तेमाल कर रही थी, तो उन्होंने उनसे भी चीजों को उठा करके बाहर फेंक दिया। फिर वो बातें करने लगते हैं कि नए बिशप भी आए थे पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी के अंदर पर्सनली विजिट करने के लिए, यानी कि टेम्पल भी फार्मा को सपोर्ट कर रहा है। जिसके बाद बेरन पूछते हैं पेरी से, क्योंकि उनकी शॉप का ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा करीब है पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी के। पेरी ये सुन करके खड़े होते हैं और कहते हैं कि वो सारी चीज साफ साफ बताना चाहते हैं कि असल में जो पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी है वो अपने कस्टमर का काफी अच्छे से ख्याल रखते हैं और वो वहाँ पर गए थे अपनी बेटी को लेकर और शॉप के अंदर सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ये सुन करके बेरोन कहने लगता है ये सब बेकार की बातें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एम्प्रेस की मदद से और साथ ही साथ डिवाइन पावर का इस्तेमाल कर रहा है हम सभी कॉमनर्स को दबाने के लिए। साथ ही साथ जो कॉमनर है वो एरिस्टोक्रेट के लिए कुछ भी नहीं है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बेकार हैं और जो नोबल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉमनर्स का फायदा उठाते हैं। साथ ही साथ जो कॉमनर्स हैं उन्हें कॉमनर्स से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो लोग फार्मा के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि एरिस्टोक्रेट का कोई भी भरोसा नहीं है कि वो कब अपनी शॉप को बंद करके वापस से एरिस्टोक्रेट लोगों को ही चेक करना शुरू कर दें। इसलिए वो लोग यहाँ पर फार्मा को पूरी तरीके से कंट्रोल करने नहीं दे सकते, उन्हें कैसे भी करके फार्मा को यहाँ से हटाना होगा, नहीं तो इन सभी से उन सभी कॉमनर्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। ये सुन करके पेरी कहने लगते हैं लेकिन उसकी शॉप के साथ हम लोगों को काम करने की जरूरत है। बेरून कहते हैं कि आखिर वो इस तरीके से कैसे गिल्ड मास्टर से बात कर सकता है। ये सुनकर पेरी कहते हैं कि उन लोगों का जो मेडिकल का तरीका है वो काफी ज्यादा लॉजिकल और एडवांस है, इसलिए उन लोगों को उनसे सीखने की जरूरत है। लेकिन सभी लोग कहने लगते हैं कि वो ये सारे हर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पूर्वज के टाइम से। तो फिर पेरी कहते हैं ये सब कुछ तुक्के के ऊपर पूरे तरीके से निर्भर करता है और लोगों को खुद भी नहीं पता कि लोग उनकी इस हर्ब्स की मदद से वो लोग दूसरों के साथ मेडिकल के नाम पर
पर फ्रॉड कर रहे हैं। बेरुन को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो पेरी से कहता है कि वो घर छोड़ के यहाँ से दफा हो जाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पेरी को जो अपनी शॉप के बाहर बैठ के रो रहे थे। तभी वहाँ पर फामा आ जाता है कि शॉप की हालत काफी ज्यादा खराब है। पेरी बताते हैं कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में सभी को बताया कि उन्हें पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी के अंदर कैसा लगा, लेकिन सभी लोगों ने मिल करके उन्हें ही बाहर निकाल दिया और वो मेडिसिन को और ज्यादा यहाँ पर सेल नहीं कर सकते क्योंकि उनका बिजनेस लाइसेंस उनके पास से जा चुका है। ये सुन करके फामा कहने लगता है कि ये उसी की गलती है क्योंकि उसकी वजह से आप लोगों की ये हालत हो चुकी है। तो फिर पेरी कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि वो इस तरीके से हार नहीं मान सकते हैं एक फार्मासिस्ट के तौर पे, क्योंकि सच्चाई यही है कि पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी बहुत ही ज्यादा अच्छी शॉप है, लेकिन अब वो गिल्ड के बाहर हो गया है, इसलिए उन्हें दूसरी कंट्री में जाना होगा और सब कुछ दोबारा से शुरू करना होगा। फामा ये सुनकर के कहता है कि वो लोग भी एक नई गिल्ड को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो तुम चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। और ये सुन करके पेरी खुशी के मारे रोना ही शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो वापस से अपनी फार्मेसी को खोलने जा रहे थे, वो काफी ज्यादा घबरा रहे थे। तो फिर मारी आ करके उन्हें चीयर करती है और फिर वो सोचते हैं कि वो दोबारा से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और फिर वो दरवाजा खोलते हैं जिसके बाहर काफी सारे लोगों की भीड़ रहती है और वो ये देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ये सारी चीज देख करके पेरी की आंखों से अपने आप ही आंसू आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कोई बाइंडिंग मैजिक करके उसे पकड़ लेता है और वो लोग उससे कहने लगते हैं कि तुमने काफी सारे ट्रीटमेंट के नए नए मेथड्स को इजाद किया है और लोगों ने तुम्हें जीनियस कहना शुरू कर दिया था, तो फिर आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो इंसान कहता है वैसे भी जो लोग पैदा हुए हैं उन्हें तो मरना है ही। ये बात सुनकर ब्रूनो कहने लगते हैं क्या इसलिए तुमने इतने सारे एक्सपेरिमेंट असली इंसानों के ऊपर किए? तो फिर वो इंसान कहने लगता है कि वैसे भी इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ झूठ ही झूठ है। जिसके बाद वो ब्रूनो का नाम भी लेता है, जिसे सुनकर ब्रूनो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद ब्रूनो की आंखें खुल जाती हैं और वो काफी ज्यादा ही डरे हुए थे। जिसके बाद अगले दिन ब्रूनो बैठ के फामा के साथ खाना खाते हैं, लेकिन उन्हें पेल का एक लेटर आता है और वो इसे काफी ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं। उनकी मदर को चिंता हो रही थी और फिर ब्रांच पूछने लगती है कि क्या वो उनका बड़ा भाई है? तो फिर फामा हाँ कहता है। लॉटे फिर बताती है कि वो नेवेल्ट मेडिसिन कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है। ये सुनकर के ब्रांच कहने लगती है कि जो बड़े भाई हैं वो तो काफी कमाल के हैं ना? तो लॉटे कहती है कि हाँ, उनका छोटा भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का है। जिसके बाद ब्रूनो फामा को बुलाते हैं और बताते हैं कि उनके कैपिटल के अंदर सेंट लुइस की तरफ से बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होने वाला है, जिसके अंदर काफी ज्यादा दूर दूर से बहुत ही ज्यादा लोग आने वाले हैं। लेकिन असल में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे काफी बड़ी बीमारी भी फैल रही है और ये एक बहुत ही ज्यादा अजीब तरह की महामारी है जिसने की नीदरलैंड कंट्री के करीब में ही फैलना शुरू कर दिया है। पेल के लेटर के हिसाब से करीब 1000 लोग उसकी वजह से अपनी जान भी गवा चुके हैं और जब वो फेस्टिवल होगा तो उसके अंदर नीदरलैंड कंट्री के लोग भी आने वाले हैं। इसीलिए नोवेलॉर्ड एकेडमिक सर्च टीम उनके सैंपल लेने के लिए गई हुई है। फामा ये सुनकर के कहता है क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी वो महामारी आ सकती है? ब्रूनो हाँ में जवाब देता है क्योंकि वो लोग नीदरलैंड कंट्री के लोगों को आने से नहीं रोक सकते क्योंकि जो नीदरलैंड है वो उनकी नई मैसीर के अंदर दी हुई जगह के बहुत ही ज्यादा करीब है, तो पॉलिटिकली वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। फामा ये सुनकर के कहता है कि उनके पास इन्फेक्शन के सैंपल है जिसके ऊपर वो लोग रिसर्च कर सकते हैं। तो फिर ब्रूनो बताते हैं कि नहीं, उनके पास नहीं है क्योंकि उनकी बॉडी को तुरंत ही जला दिया गया था डिवाइन मैजिक की मदद से। ये सुन करके फामा सोचता है ये बिल्कुल सही किया क्योंकि इससे उनके फैलने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है पेल को जो कि बैठ करके लेटर को लिख रहा था और उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि काफी सारे रिसर्चर ने इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की लेकिन वही सारे के सारे इन्फेक्ट हो गए और आखिर में जाकर के वो सभी लोग मारे भी गए। जिसके बाद उनकी लेबोरेटरी को पूरी तरीके से बंद कर दिया और इधर उधर ट्रैवल भी बंद कर दिया गया। ये सारी चीजें ब्रूनो ने फामा को बताई थी। फामा फिर और जानकारी के लिए पूछता है तो फिर वहाँ पर ब्रूनो बताते हैं कि आगे रेवोल्यूशनरी डिवाइस के बारे में लिखा गया है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। शायद फामा का बनाया हुआ ही माइक्रोस्कोप है और इसी का इस्तेमाल नोबल आउट में किया जा रहा है। उन्होंने कुछ बैक्टीरिया के स्केचेस भेजे हुए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो फिर फामा भी उनकी कॉपीज मांगने लगता है स्टडी करने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी लोग एम्प्रेस को बता रहे थे कि जो लोगों की हालत है वो पहले से 20% बेहतर हो गई है और ये सारी चीज पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी और कंपाउंड फार्मेसी गिल्ड की वजह से हुआ है जो कि फामा ने शुरू किया है। साथ ही साथ फामा की गिल्ड के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा उसने कॉस्मेटिक्स भी काफी हेल्दी तरीके से बनाई है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी कंट्री को सपोर्ट भी कर रहा है। ये सुनकर एम्प्रेस कहने लगती हैं उन्हें तो पता ही था कि फामा ये सारी चीजें कर सकता है और वो फामा को रिवॉर्ड के तौर पर आर्क ड्यू बनाने का सोचती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि फामा अभी अंडर एज है। तो फिर ये सुनकर के एम्प्रेस को पीछे हटना पड़ता है और वो सोचने लगती है कि जरूर फामा कोई ना कोई बहुत ही ज्यादा खास तरह का इंसान है क्योंकि वो इस तरह की कमाल की चीजें कर सकता है। इसलिए एम्प्रेस भी चाहती है कि वो जितना हो सके उसके काम को आसान बना सके और उनका ये जो एम्पायर है वो इसी तरीके
तरीके से आगे बढ़ता रहे। फिर हमें दिखाया जाता है एलान को, जो आ जाती है फामा से मिलने के लिए, लेकिन फामा काफी ज्यादा चिंता में रहता है क्योंकि उसे बहुत ही जरूरी चीज डिस्कस करने की जरूरत है। फिर वो एलान को भी इस बीमारी के बारे में बताता है जो कि शुरू होने वाली है नेदरलैंड के अंदर। उन्हें उसे कैसे भी करके रोकना ही होगा। लॉटे तभी फामा को बताती है कि पेल की तरफ से कैरियर पिजन कुछ लेकर आया है, जिसके बाद फामा उस लेटर को पढ़ने के बाद तो ये बीमारी इस दुनिया के अंदर भी है। एलन फामा से पूछती है कि फार्मा कुछ भी इसके बारे में जानता है। फार्मा बताता है कि ये काफी लो मैग्निफिकेशन का स्केच है, तो वो साफ तौर पे कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन इसे देख करके लगता है कि ये जर्सीना 35 नाम की बीमारी है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग काफी सारे दूसरे फार्मासिस्ट की मदद लेते हैं ताकि वो लोग इस बीमारी का सामना कर सकें। फार्मा ने फेस्टिवल के लिए काफी सारे क्वारंटाइन स्टेशन भी बनवा दिए थे जहाँ पर दूसरे लोग आके आराम कर सकें, और सभी लोग अपनी पूरी कोशिश करने वाले हैं ताकि वो ब्लैक डेथ को रोक सके एम्पायर के अंदर तबाही मचाने से। फार्मा उन सभी लोगों से कह देता है कि वो लोग नीदरलैंड के लोगों के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करें। इन सभी चीजों के बाद फार्मा पूछता है कि उसे भी बातें करने की जरूरत है, और फिर वो चला जाता है ब्रूनो के पास ये बताने के लिए कि वो स्केच की मदद से समझ गया है कि ये बीमारी असल में ब्लैक डेथ है। आगे ब्रूनो बताते हैं कि उन्हें भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन वो अभी तक इसका इलाज नहीं ढूंढ पाए। अब इससे 210 साल पहले अर्थ के ऊपर काफी ज्यादा ही इस तरह की बीमारियों ने आतंक मचाया था, और उसकी वजह से आधे यूरोप की पॉपुलेशन मर गई थी। और ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री के अंदर ये एक बुरे सपने जैसा है। ब्रूनो फिर जाने लगते हैं कैपिटल की ओर क्योंकि उन्हें वहाँ जाकर तैयारी करनी है। फार्मा बताते हैं कि उसने दूसरे लोगों की मदद से वहाँ पर काफी सारे क्वारंटाइन की जगह बनवा दी है, और उसने इन्फेक्शन का पता लगाने का भी एक तरीका ढूंढ लिया है। ये सुनकर ब्रूनो काफी ज्यादा खुश होते हैं। फार्मा कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो लोग मिल करके एम्पायर को बचाकर ही रहेंगे। और फार्मा एक नई दवाई को भी बना लेता है। इसके इलाज के लिए वो एक एंटीबायोटिक है जो कि ब्लैक डेथ के बैक्टीरिया को खत्म करेगी। अभी के लिए फार्मा ही उस दवाई को बना सकता है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है उसकी सप्लाई को बढ़ाने के लिए। ब्रूनो सुन करके कहते हैं कि वो फार्मा से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए हैं। फार्मा कहने लगता है कि भले ही उसने दवाई ढूंढ ली है, लेकिन उन्हें सबसे पहले इन्फेक्शन को होने से कम करना होगा। ब्रूनो कहते हैं कि ये चीज रॉयल फार्मासिस्ट के लिए अकेले हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए उन्हें शायद और मदद की जरूरत पड़े। तो फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं पैलेस की ओर, और वो लोग सारी की सारी चीजें बता देते हैं एम्प्रेस को, और एम्प्रेस सबके साथ दरवाजे को बंद करने लगती है ताकि इन्फेक्शन कम से कम फैले। फार्मा बताता है कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें हर गेट के ऊपर इंस्पेक्शन करवाना होगा। कंपाउंड गिल्ड के सारे फार्मासिस्ट मदद करेंगे। ये सुनकर के एम्प्रेस इस चीज का ऑर्डर देती है क्योंकि एम्पायर के लोगों की जिंदगी को बचाना ही एक एम्प्रेस का काम है, और वो काफी ज्यादा खुश है कि उन्होंने पहले ही फार्मा की बात को मान लिया था, और वो लोग इस तरह की बीमारी को उनकी नेशन को खराब करने नहीं दे सकते। वो लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे इस चीज को होने से रोकने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है सभी लोग काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, और फार्मा ने एक बहुत ही ज्यादा हाईटेक माइक्रोस्कोप बना दिया था जिससे वो लोग अच्छे तरीके से चीजों को मैग्नीफाई कर सकते हैं, और जो रिसर्चर रहेंगे उनके इन्फेक्ट होने के चांसेस भी काफी कम रहेंगे। फार्मा फिर नई दवाई के बारे में पूछने लगता है, तो फिर पेरी बताता है कि उनकी जो नई दवाई है उसकी मटेरियल सभी लोगों को पहुंच गए हैं, और वो करीब 1000 लोगों को आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए वो इन सभी की सभी दवाइयों को क्वारंटाइन स्टेशन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फार्मा ये सुन करके उन्हें शुक्रिया कहता है। आगे फार्मा कहता है कि कोई भी इन्फेक्टेड रहता है तो वो लोग उसे फ्री में ट्रीटमेंट देंगे, और ये जो इन्फेक्शन है ये हवा के अंदर एयर ड्रॉपलेट्स की वजह से फैल रहा है, तो वो लोग ये दवाई किसी को भी दे सकते हैं जिसको भी इसकी जरूरत हो। पेरी भी ये सुनकर कहते हैं कि वो लोग एक टीम की तरह काम करेंगे ताकि वो लोग ब्लैक डेथ को रोक सकें। एम्प्रेस भी काफी ज्यादा चिंता में रहती है सेंट लुइस फेयर को लेकर के, और उसके बाद वहाँ पे सभी लोग उन्हें बताते हैं कि अलग अलग गिल्ड और साथ ही साथ मर्चेंट उनकी मदद कर रहे हैं। जो क्वारंटाइन स्टेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये सुनकर के एम्प्रेस काफी ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही साथ वो बताते हैं कि उन्होंने बिशप सलमान को भी इसके बारे में बता दिया है, और वो विंड डिवाइन प्रैक्टिशनर की मदद से सफाई में मदद करने वाले हैं ताकि वो लोग चीजों को डिसइंफेक्ट कर सकें। और इन सभी चीजों को देखकर लगता है कि ये जो अननोन डिजीज है वो पूरी तरीके से खत्म हो रही है। एम्प्रेस फिर भी उनसे सावधान रहने को कहती है ताकि और भी ज्यादा वो लोग नुकसान को कम कर सकें। ये सुनकर के सारे मिनिस्टर्स उनकी बात को मान जाते हैं, और उन लोगों को फार्मा की डिजाइन को ही फॉलो करना होगा क्योंकि उसके सारे के सारे डिजाइन बिल्कुल ही सही रहते हैं। फार्मा फिर सोचने लगता है क्या वो सच में इस बीमारी को रोक पाएगा। उसने उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा है। तभी एलान फार्मा से कहती है कि उसने पहले ही काफी सारे लोगों को बचा भी लिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है लॉटे को जो फार्मा को चीयर कर रही होती है अच्छे तरीके से काम करने के लिए, और साथ ही साथ खुद का ख्याल रखने के लिए, और जरूरत से ज्यादा ना काम करने के लिए। जिसके बाद एलान और फार्मा वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सारी शिप आ जाती हैं, और ये देखकर फार्मा कहता है उसे नहीं लगता कि ये सारी चीज इस तरीके से होंगी क्योंकि इन सभी शिप के अंदर कहीं पे भी इन्फेक्शन
इंस्पेक्शन छुपा हुआ हो सकता है। इसके बाद वो एलाइन से कहता है कि उन्हें चल करके अब इंस्पेक्शन शुरू कर देना चाहिए और उन्हें कैसे भी करके इस महामारी को रोकना होगा। वो लोग फिर सिटी के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे बाकी के डॉक्टर्स आकर के उन्हें दूसरी शिप की इंस्पेक्शन की रिपोर्ट्स देते हैं जो कि कल आई थी, और उन्होंने साथ ही साथ काफी सारी शिप को अच्छे तरीके से प्यूरिफाई भी कर दिया है। फार्मा कहता है कि वो लोग थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं कर सकते, उन्हें लगातार लोगों को क्वारंटाइन और आइसोलेट करना होगा। जिसके बाद फार्मा और एलान एक बोट के अंदर बैठ करके शिप में जाते हैं जहाँ पर फार्मा कैप्टन को बताता है कि वो यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया है, लेकिन कैप्टन गुस्से में रहता है। तो फार्मा उसे थोड़ी देर के लिए सब्र रखने को कहता है और वहाँ के फार्मासिस्ट से बात करने लगता है। फार्मासिस्ट फार्मा को वहाँ के इंस्पेक्शन रिपोर्ट देता है, लेकिन फार्मा कहता है कि वो और भी उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता है। जिसके बाद फार्मा डिवाइन आर्ट की मदद से इंस्पेक्शन करता है और बताता है कि इस शिप के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, जिससे सुन करके कैप्टन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद फार्मा उसे कुछ डॉक्यूमेंट देता है जो कि उसे जमीन पर ले जाकर दिखाना होगा, और साथ ही साथ कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी देता है उनके क्रू को सी सिकनेस से बचाने के लिए, जिसके अंदर विटामिन के बारे में लिखा था जो कि उन्हें लैंड पर मिल जाएगी। फार्मा और एलान जब वहाँ से जा रहे थे तो दूसरी शिप का कैप्टन उनके ऊपर चीजें फेंकने लगता है और कहता है कि उसे जल्दी से जल्दी अपना सारा का सारा सामान जमीन पे उतारना है। तो फिर दूसरी शिप का कैप्टन कहने लगता है कि नहीं, उसका सामान उतारना ज्यादा जरूरी है, और वो दोनों एक दूसरे में ही लड़ाई करने लगते हैं। जो सुन करके एलान को काफी गुस्सा आने लगता है और वो उन सभी का मुंह बंद कराने जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कोई कैनन फायर कर देता है, जिसे देख करके एलन काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है वो कुछ भी नहीं कर सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर इंपीरियल नेवी आ गई थी। नेवी के कमांडर फिर कहने लगते हैं कि वो एम्पायर के अंदर आके एम्पायर के रॉयल फार्मासिस्ट के ऊपर इस तरीके से हमला नहीं कर सकते। एलान और फार्मा ये देख करके हैरान रहते हैं, क्योंकि असल में वो उनके शॉप के रेगुलर कस्टमर थे और उनका नाम जिन था। कैप्टन फिर सभी के सभी लोगों को धमकी देते हैं कि जो भी फार्मा के ऊपर हमला करेगा वो उसकी शिप को यहीं पर ही डुबो देगा। सारे लोग ये सुन के काफी ज्यादा डर जाते हैं और उनकी बात मान करके शांत हो जाते हैं। एलान और फार्मा उनको शुक्रिया कहते हैं। कैप्टन फिर कहने लगते हैं कि समंदर असल में उनकी जिम्मेदारी है, और फिर वो फार्मा से पूछते हैं कि आखिर उसकी दुकान कब खुलने वाली है। तो फिर दूसरे लोग फार्मा को बताने लगते हैं कि कैप्टन को उसकी सी कैंडी बहुत पसंद है और उसकी वजह से ही किसी को भी सी सिकनेस नहीं होती, और कैप्टन और भी ज्यादा बल्क में ऑर्डर देने वाले हैं बाकी शिप के लिए भी। ये सुन करके फार्मा काफी खुश होता है और कहता है कि वो लोग इस फेयर के बाद वो सारी चीजें कर सकते हैं। इसके बाद वो लोग लैंड पर आ जाते हैं। एलान फिर कहने लगती है उसे तो लगा था कि ब्लैक डेथ सिर्फ और सिर्फ किताबों में लिखी हुई कहानी है, और अगर यहाँ पे अभी फार्मा नहीं होता तो वो लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते। उसके बारे में सोच करके एलान को काफी ज्यादा ही डर लग रहा था। फार्मा कहता है कि इन सभी चीजों के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पर एक इंसान आकर के बताता है उन सभी को कि असल में कुछ लोग भाग गए हैं इंस्पेक्शन से, और वो लोग अभी के टाइम पर एक विलेज के अंदर भी घुस गए हैं। ये सुन करके एलान घबराते हुए पूछती है तो फिर वो सभी लोग अभी कहाँ पर हैं? तो फिर वो इंसान बताता है कि उन्हें भी ये सब कुछ नहीं पता, लेकिन वहाँ पर एक इंसान की मौत के बाद काफी ज्यादा तेजी से ब्लैक डेथ फैलने लगी है। सभी लोग ये सुन करके और भी ज्यादा डर जाते हैं। इन सभी चीजों को संभालने के लिए वहाँ पर से फार्मा जाने लगता है। तो फिर एलान उसे रोकते हुए कहती है कि वो यहाँ से अकेला नहीं जा सकता। फार्मा कहता है कि वो लोग जितना ज्यादा इस चीज को डील करेंगे उतने ही ज्यादा लोगों की डेथ होगी। ये सुन करके एलान कहती है कि अगर फार्मा चला जाएगा तो वो लोग शिप का इंस्पेक्शन कैसे करेंगे। फार्मा कहता है कि उसे भरोसा है एलान के ऊपर और साथ ही साथ बाकी सभी लोगों के ऊपर भी जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, और वो लोग सारी की सारी चीजों को संभाल सकते हैं अगर वो सब मिलके काम करे तो। जिसके बाद फार्मा पेने के रैपडॉस को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से उड़ करके वहाँ से चला जाता है, और एलान बस खड़ी होकर के ये सब कुछ देख रही थी। फार्मा फिर सोचता है इन्फेक्शन जरूर किसी न किसी चूहे की वजह से ही फैल रहा होगा जो कि शिप के ऊपर था, लेकिन अभी फार्मा को उन सभी लोगों को ढूंढ करके उनकी शिप और क्रू को प्यूरिफाई करना होगा, नहीं तो वो सभी मारे जाएंगे। जिसके बाद फार्मा काफी तेजी से उड़ते हुए आगे जाता है और वो पेड़ से टकराने वाला था, लेकिन वो उसके आर पार हो जाता है। फार्मा फिर सोचने लगता है कि पेने के रैपडॉस के पास काफी सारी अलग अलग तरह की एबिलिटीज हैं, शायद ये भी उनमें से एक है, लेकिन अभी के लिए उसे बहुत ही तेजी से जाना होगा उस विलेज के पास। फिर हमें दिखाया जाता है उस विलेज के सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके विलेज के ऊपर कोई कर्स आ गया है और एक इविल स्पिरिट वहाँ पर आ गई है जो कि लोगों को मार रही है। फार्मा तभी उनके सामने उड़ते हुए आ जाता है और उन सबसे कहने लगता है वापस जाने के लिए। वो सभी लोग ये सुनकर के कहने लगते हैं कि चारों ओर लोगों की मौत हो रही है और वो लोग यहाँ से ना जाएं। आखिर इस तरह की बकवास ये बच्चा क्यों कर रहा है। उसके बाद फार्मा कहने लगता है कि वो प्रॉमिस करता है कि वो सारी चीज उन्हें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन वो सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर उसने इतने
अजीब से कपड़े क्यों पहन रखे हैं। फामा कहता है कि इन सभी चीजों से मतलब नहीं है, अगर तुम लोग यहाँ से जाओगे तो तुम लोग तुरंत ही मारे भी जाओगे। ये सुन करके वो सभी लोग कहने लगते हैं कि फामा जरूर कोई इविल स्पिरिट है। फामा उनसे आखिरी बार कहता है वापस जाने के लिए, लेकिन जब वो लोग नहीं जाते हैं तो फामा वहाँ पे एक आइस का बड़ा सा डोम बना देता है। जिसके बाद फामा बताता है कि उसने विलेज को आइस से कवर कर दिया है ताकि वो लोगों की जान बच सके। और उसके बाद वो अपनी हुड को ऊपर से हटाता है और दिखाता है अपना रॉयल फार्मासिस्ट का बैच, जो देख करके वो सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद फामा कहता है कि असल में यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इनविजिबल हैं और उन्हीं की वजह से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन अगर फामा उन्हें खत्म कर देगा तो किसी की भी डेथ नहीं होगी। सारे लोग ये चीज सुन करके काफी ज्यादा हैरान रहते हैं। वो वादा तो नहीं कर सकता कि वो सभी को बचाएगा, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि कम से कम जाने जाएं। लेकिन अगर वो उसकी बातें नहीं मानते हैं तो उन सभी की जाने जाएंगी, तो वो सभी ही मारे जाएंगे। इसलिए अच्छा होगा कि वो ग्रुप बना के यहाँ पर इलाज करवा लें। उसके बाद फार्मा विलेज के अंदर आता है और मेयर से मिलता है और साथ ही साथ फार्मासिस्ट वगैरह से भी मिलता है। फार्मा फिर उनसे कहता है कि वो यहाँ पर उन्हें सारे के सारे ट्रीटमेंट के बारे में बताएगा और उनके प्रोसीजर के बारे में भी बताएगा। जिसके बाद वो उन सभी लोगों को बताता है कि उन लोगों के विलेज को 3 भागों में बांटना होगा, जिसके एक पार्ट में इन्फेक्शन वाले लोग रहेंगे और दूसरी जगह में वो लोग रहेंगे जिन्हें इन्फेक्शन नहीं हुआ है और आखिरी जगह में वो लोग रहेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से इन्फेक्ट हो चुकी है। और इन सभी चीजों को करने के लिए फार्मा को उन सभी लोगों की जरूरत है। फिर हमें नेवी की शिप दिखाई जाती है जहाँ पर वो लोग दूरबीन से देखते हैं कि थोड़ी दूर एक शिप है जो उनकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही है। ये सुन करके कमांडर कहने लगते हैं कि उन लोगों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। तभी वो लोग देखते हैं कि उस शिप के ऊपर इमरजेंसी का सिंबल लगा हुआ था और ये देख करके वो सभी से कहते हैं उस शिप की ओर बढ़ने के लिए। और तभी उन्हें पता चलता है कि उस शिप के ऊपर के सभी लोग पूरी तरीके से मारे जा चुके हैं। तो फिर नेवी के लोग कमांडर से पूछने लगते हैं कि उन्हें आखिर अब क्या करना चाहिए। कमांडर कहते हैं कि वो लोग यहाँ से किसी और को वहाँ पर नहीं भेज सकते और उस जगह की जिस तरीके से अभी हालत है वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा, इसलिए उन लोगों के पास और कोई चारा नहीं है। उन्हें शिप को समुद्र की गहराइयों में ही डुबाना होगा। उसके सारे के सारे सामान के साथ ही वो सभी से कहते हैं कैनन को तैयार करने के लिए और फिर सभी लोग कैनन को तैयार करते हैं और फिर कैप्टन ना चाहते हुए भी सोचने लगते हैं कि उन्हें ये करना ही होगा। अगर वो सारे के सारे मर्चेंट इस तरीके से भागने के बजाय आकर के सबका इलाज कराते तो फिर ज्यादा अच्छा रहता। और वो फामा की बात को याद करते हैं कि वो असल में चाहता है सभी लोगों का इलाज करना ताकि इन्फेक्शन की वजह से कोई भी ना मरे और उस दूसरी शिप में से कुछ न कुछ लोग तो जिंदा बच ही जाते अगर वो लोग इंस्पेक्शन को अच्छे तरीके से होने देते। लेकिन उन लोगों ने अपने इलाज के इस मौके को गवा दिया और फिर सारे की सारी कैनन एक साथ उस शिप पर फायर करना शुरू कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग बात कर रहे थे कि एक प्रोफेसर को यहाँ से निकाला जा रहा है और वो बूढ़ी सी प्रोफेसर ये सभी चीजें सुन रही थी क्योंकि उन्हें आगे अपनी रिसर्च को बढ़ाना था और वो दूसरों की मदद करना चाहती थी। फिर वहाँ पर उनकी असिस्टेंट आ जाती है तो वो बताती हैं कि उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशलाइजेशन किया है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसीलिए उन्हें रिटायर होना ही होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके रिटायर होने के बाद इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है फामा को जो कि काफी ज्यादा चिंता में रहता है क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस केसेस को उसे ट्रीट करना था। फार्मा जैसे ही अंदर आता है फार्मासिस्ट कहने लगते हैं कि आखिर ये बच्चा कौन है। तो फिर सलमान की यूनिट अंदर से एक इंसान को आकर बताते हैं ये पेरेंथीसियस है। फार्मा फिर उन लोगों से परमिशन लेता है बाकी के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। जिसके बाद वो सभी लोग बताते हैं कि उन्होंने कोशिश की है पता लगाने की कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो फार्मा कहता है कि वो लोग नॉर्मल दवा अभी के लिए सभी को दे दें और फार्मा उन्हें एक एक करके एग्जामिन करने वाला है। जिसके बाद फार्मा यूज करता है डिवाइन आई का और उसे पता चलता है कि वहाँ पे 12 लोग पूरे तरीके से इन्फेक्ट हो गए हैं, लेकिन वहाँ पे 2 लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी इन्फेक्ट नहीं हुए हैं। और फार्मा इस चीज से खुश रहता है कि उनके पास काफी दवा है उन सभी के लिए। जिसके बाद फार्मा एक इंसान से आकर कहता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल बुखार हुआ है और वो दवा लेने के बाद यहाँ से जा सकता है, लेकिन बाहर जाते हुए उसे दूसरे फार्मासिस्ट की बातों को सुनना होगा और थोड़ी देर आइसोलेशन में रहने के बाद वो अपने घर जा सकता है। जिसके बाद फार्मा जा करके डिवाइन आई की मदद से दूसरे लोगों को ट्रीट करना शुरू कर देता है। लेकिन धीरे धीरे फार्मा को पता चल जाता है कि उनके पास दवा तो है लेकिन उनके पास फार्मासिस्ट की कमी है क्योंकि कोई भी दवा और एक नॉर्मल फार्मासिस्ट इन सभी चीजों को हैंडल नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से फार्मा को ही सारी चीजें हैंडल करनी पड़ रही हैं। और वो जितना टाइम यहाँ पे बताएगा उतना ही ज्यादा ब्लैक डेथ कैपिटल के करीब होती जाएगी। फिर बाकी सभी फार्मासिस्ट फार्मा को बताते हैं कि उन्होंने सभी को दवा दे दी है। तो फिर फार्मा कहता है ठीक है और आगे की चीजों के बारे में वो उन्हें बाद में बता देगा, लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें दूसरे लोगों को ढूंढना होगा जो कि इन्फेक्टेड है और जा रहे हैं कैपिटल की ओर। उन्हें उनके सारे सामान को जला देना होगा ताकि इन्फेक्शन कम से कम हो सके। उसके
बाद वो लोग उन्हें दवा भी दे सकते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एडम वहाँ पे आ जाता है लेकर के सारे स्पेसिमेन और उन सभी को एलान को देखना होता है। और फिर एलान कहती है कि वो लोग चाहे जितनी भी चीजें कर लें वो फार्मा जितने अच्छे नहीं हो सकते हैं, उनसे काफी सारी गलतियां हो रही हैं। फार्मा के पास एक स्पेशल एबिलिटी है। ये सुनकर के मारी कहने लगती है आखिर वो किस बारे में बात कर रही है। तो फिर एलान कहती है असल में वो अभी इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही उसके पास स्किल्स हैं फार्मा जैसी, वो फार्मा का मुकाबला नहीं कर सकती। और साथ ही साथ फार्मा बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक्स के बारे में जानता है, लेकिन एलान बाकी के दूसरे काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेती है और साथ ही साथ बहुत ही तेजी से, जो कि फार्मा नहीं कर पाता है। क्या इसका मतलब है वो भी कुछ चीजों में अच्छी है? मारी कहती है हाँ बिल्कुल, और उससे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि वो एलान की इन सभी चीजों में मदद कर पा रही है और वो लोग इस बीमारी को फैलने से रोक पा रहे हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उन्हीं प्रोफेसर को जिनका नाम कैस्पर था और उनको बुलाया था फार्मा के फादर ब्रूनो ने। ब्रूनो बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पे उन्हें बुलाया है उनकी रिसर्च के लिए। ये सुनकर के कैस्पर कहती है क्या उनकी फंडिंग को रोका जा रहा है? वो फार्मा के फादर की काफी ज्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने उसे रिसर्च करने का मौका दिया, लेकिन अगर वो अब उनके काम की नहीं है तो वो समझ गई और वो रिटायर हो जाएंगी। लेकिन ब्रूनो कहते हैं नहीं, अभी वो उन्हें यहाँ से निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि एम्पायर को उनकी जरूरत है एक ऐसा काम करने के लिए जिससे इस पूरी की पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है। ये सुनकर के कैस्पर काफी हैरान रहती है और फिर वो कहने लगती है कि वो इतनी बड़ी चीज तो नहीं कर सकती हैं। लेकिन ब्रूनो बताते हैं कि इस चीज के अंदर उनकी एक्सपर्टीज है और फिर वो उन्हें कहते हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर से उन्हें एक मेडिकल सब्सटेंस को निकालना है। कैस्पर जब मेडिसिन के नोट्स को देखती है तो वो कहने लगती है कि आखिर किस समझदार इंसान ने इसे लिखा है और शायद ये सारी की सारी चीजें तो उनके लेबोरेटरी के अंदर काफी टाइम से पड़ी हुई हैं। ये सुनकर के ब्रूनो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि हाँ सच में उनके पास ये सारी चीजें पहले से ही रखी हुई हैं, जिससे ब्रूनो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इसकी मदद से वो लोग काफी सारे मेडिसिन को बना पाएंगे। और फिर वो कैस्पर के बजट को भी बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि और शायद थोड़े टाइम तक वो रिटायर नहीं हो पाएंगी। कैस्पर भी ये सुनकर के कहती हैं कि ठीक है, वो उन्हें निराश होने नहीं देगी। तभी वहाँ पर आ जाती हैं उनकी असिस्टेंट एक न्यूज लेकर के, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फार्मा ने सारे के सारे लोगों को ट्रीट कर दिया था और उसे ऐसा करने में काफी ज्यादा टाइम लगा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने काफी सारे लोगों को बचाया, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ लोगों को नहीं बचा पाए। फार्मा फिर कहता है कि शायद उन लोगों ने सबसे बुरी चीज होने से रोक लिया है, लेकिन अभी भी वो लोग आराम नहीं कर सकते हैं। फार्मा को अभी भी विलेज के लोगों की जरूरत है इस बीमारी को रोकने के लिए। उसने इस आइस वॉल को बनाया है डिवाइन आर्ट की मदद से, तो ये पिघलेगा नहीं और उन्हें बचा करके रखेगा। लेकिन फिर भी वो लोग किसी भी जानवर को छुए ना, और अगर कोई भी जानवर विलेज के अंदर आने की कोशिश करे तो वो लोग तुरंत ही उसे मार दें, और हो सके तो वो लोग 2 हफ्ते तक विलेज के अंदर ही रहे। लेकिन फिर भी उन्हें जाना पड़े तो वो अपना ख्याल रखें। सभी लोग ये सारी चीजें सुन करके फार्मा को शुक्रिया अदा करते हैं। फार्मा फिर वहाँ से उड़ करके जाने लगता है और सोचता है कि इस चीज में उसे ज्यादा टाइम लग गया जितना उसने सोचा था। और फिर उसे दिखाई देता है हवा के अंदर एक धुआं, जिसके बाद वो वहाँ पे जाता है तो उसे वही सारे लोग मिल जाते हैं जो कि कार्गो को लेकर के जा रहे थे। वो सभी लोग तुरंत ही कहने लगते हैं कि वो लोग वही चीज कर रहे थे जिसकी उन्हें पैसे मिले थे। फार्मा फिर कहता है उन लोगों से कि उनके अंदर ब्लैक डेथ है और अगर फार्मा उन्हें दवा नहीं देगा तो वो मारे जाएंगे, तो इसीलिए वो उसके सवाल का जवाब दे दें। फार्मा फिर उनके कार्गो के बारे में सवाल पूछता है तो वो लोग बताते हैं 2 कार्ट के अंदर असल में लकड़ी की बनी हुई चीजें हैं, एक में मसाले और आखिरी वाले में जानवर हैं। फार्मा ये सुनकर के काफी ज्यादा ही हैरान होता है और फिर वो कहने लगता है कि किस तरह के जानवर। वो लोग बताते हैं कि व्हाइट स्क्विरल जिन्हें लाया गया है पेंटी आइलैंड से। फार्मा याद करता है कि वहीं से तो ये बीमारी शुरू हुई है और पूरे के पूरे पेंटी आइलैंड के ऊपर कोई भी नहीं बच पाया है, तो वो लोग वहाँ से जानवर को क्यों लेके आए हैं। तो फिर वो लोग कहते हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता, उनसे बस ये काम करने के लिए कहा गया है। और उनके साथ और भी काफी सारे लोग थे, साथ ही साथ 5 होली नाइट्स भी थे। जिसके बाद फार्मा को बाकी के लोग बताते हैं होली नाइट को बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइन आर्ट के अंदर ट्रेन किया जाता है और वो लड़ने में बहुत ही ज्यादा ताकतवर रहते हैं। वो रॉयल फैमिली या फिर एरिस्टोक्रेट को ही प्रोटेक्ट करते हैं। तो आखिर वो लोग मर्चेंट के साथ क्या कर रहे थे? फार्मा फिर सोचने लगता है तो ये होली नाइट्स का मिशन था कि उन्हें एम्पायर के अंदर इस बीमारी को फैलाना है, और शायद इससे पहले जो एम्प्रेस बीमार पड़ी थी व्हाइट डेथ की वजह से, वो भी इन्हीं की प्लान का हिस्सा था। और जब वो प्लान फेल हो गया तो उन लोगों ने पूरे के पूरे एम्पायर को ही तबाह करने का सोचा, वो भी वायरस की मदद से। तभी वहाँ पे बाकी सभी कहने लगते हैं कि उन्होंने सारी चीजें बता दी हैं तो वो लोग उन्हें दवा दे दें। बाकी सभी लोग फार्मा को मना करते हैं उन्हें दवा देने से, लेकिन फार्मा कहता है वो एक फार्मासिस्ट है और वो हर किसी को दवा देगा जिससे उनकी जरूरत होगी। सभी फिर फार्मा की बात को मान जाते हैं, ये सोच करके कि वो पेलेक्थीसियस
का कहना है और फिर वो उन्हें दवा भी दे देते हैं। देन हमें दिखाया जाता है एम्प्रेस को, जिन्हें पता चलता है कि कुछ लोग जानबूझ करके इस बीमारी को एम्पायर के अंदर लेकर के आए हैं और उसके बाद ब्रूनो बताते हैं कि वो लोग जरूर कैपिटल के अंदर आने की कोशिश करेंगे। एम्प्रेस सारे गेट की सिक्योरिटी को बढ़ा देती है। तभी ब्रूनो को जाते हुए कुछ महसूस होता है। उसके बाद हमें लॉटे को दिखाया जाता है जो सभी को मास्क दे रही थी। फिर हमें पेरी को दिखाया जाता है जो कि वहीं पे काम कर रहे थे और चीजों की इंस्पेक्शन कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे ब्लैक डेथ आ रहा है। तो वो सारी जगह को आइसोलेट करने के लिए जाते हैं। तभी सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि दरवाजा तोड़ करके कुछ होली नाइट्स एम्पायर के अंदर आ गए थे। सभी लोग खुद को बचाने के लिए छुपने लगते हैं, लेकिन पेरी मेडिसिन को बचाने के लिए जाता है और जो एम्पायर के गार्ड होते हैं वो बाकी के होली नाइट से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तभी वो लोग वहाँ पर एक बॉक्स को लेकर आते हैं और फिर वो उसे खोल देते हैं जिसके अंदर असल में स्क्विरल्स थी। सभी लोग ये सब देख करके काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। होली नाइट फिर अपने डिवाइन आर्ट का यूज करके और वहाँ पे एक बवंडर ला देता है। बवंडर ला दूंगा, बवंडर, जिसकी मदद से वो सारी स्क्विरल्स पूरे एम्पायर में फैल जाएंगी। पेरी भी फिर टेंट से बाहर आते हैं तो लोग उन्हें बताते हैं कि असल में होली नाइट्स ने कुछ स्क्विरल्स को यहाँ पे छोड़ दिया है। ये सुन करके पेरी तुरंत ही दौड़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा बुरा है क्योंकि उन्हीं सभी छोटे जानवर की वजह से ही ये बीमारी आगे भी फैलेगी। और फिर वो सभी से कहते हैं बेल बजाने के लिए और उन सभी स्क्विरल्स को रोकने के लिए, क्योंकि अगर वो सारे के सारे स्क्विरल्स कैपिटल के अंदर पहुंच गए तो दिक्कत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। सभी लोगों को बेल की आवाज सुनाई देती है, यहाँ तक कि एम्प्रेस को भी। फिर हमें ब्रूनो को दिखाया जाता है जो कि खिड़की से बाहर देख रहे थे और एक बिल्डिंग के ऊपर बहुत ही अजीब सा इंसान बैठा हुआ था जिसके आसपास की ऑरा बहुत ही ज्यादा ब्लैक और डार्क थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्वीन को आकर के सभी लोग बताते हैं कि जो होली नाइट्स हैं वो असल में उनके किंगडम के अंदर आए हैं। ये सुन करके क्वीन कहती है 5 होली नाइट्स ही आए हैं तो वो लोग उन्हें खत्म क्यों नहीं कर दे रहे। तो फिर ब्रूनो बताते हैं कि उन लोगों को पता चला है कि जिन शिप के अंदर से ये बीमारी आई थी वो नीदरलैंड के अंदर से आए थे और इन्हें देख करके लगता है कि ये लोग जानबूझ करके इनकी मदद से इन्फेक्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्वीन सुन करके कहती है उन्हें इसके पीछे का रीजन समझ नहीं आ रहा है क्योंकि नीदरलैंड और एम्पायर काफी ज्यादा ही करीब थे और साथ ही साथ 5 होली नाइट्स के साथ हमला करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है और साथ ही साथ उनके यहाँ का मोनार्क भी बदला गया है। तो आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है। तो ब्रूनो कहते हैं शायद उन्हें थोड़ा अंदाजा है कि ये जो ब्लैक डेथ है वो किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि इस तरह की चीज को बनाने के लिए उन लोगों को काफी ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है और साथ में एक नॉलेजेबल इंसान भी। और शायद उन लोगों को याद ही होगा कि 3 साल पहले नीदरलैंड के अंदर एक फार्मासिस्ट गया था कॉमिनर बनके, जिसे नोवेल एकेडमी से निकाला गया था। उसके अंदर काफी ज्यादा काबिलियत थी एक अच्छा फार्मासिस्ट बनने की। उसने भले ही काफी सारे ऐसे ट्रीटमेंट के तरीके बनाए थे जिसके कारण उसे एक जीनियस कहा जाने लगा, लेकिन उसने कई सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे जो कि बिल्कुल ह्यूमैनिटी और मोरालिटी दोनों के बिल्कुल खिलाफ थे। जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया टेम्पल के लोगों के द्वारा और उन लोगों ने उसके डिवाइन आर्ट को सील कर दिया और उसे कॉमनर बना दिया। और जहाँ तक ब्रूनो को पता है वो काफी सारे अलग अलग पॉइजन्स पर रिसर्च कर रहा था जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक जा सकते हैं। ये सब चीजें सुन करके सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो इंसान कौन था। तो फिर उसके बारे में ब्रूनो सोचते हैं और कहते हैं उनके स्कूल और साथ ही साथ कॉलेज का दोस्त कैमस। आगे वो कहने लगते हैं कि वो कैमस को खुद से मारना चाहते हैं, उसकी जान लेना चाहते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो स्क्विरल्स चारों ओर फैल रही होती हैं और एम्पायर के गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और साथ ही साथ कुछ गार्ड्स होली नाइट से भी लड़ रहे होते हैं जिनमें उन्हें काफी ज्यादा परेशानी आ रही थी क्योंकि जो होली नाइट्स थे वो डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। तभी वहाँ पर कोई आकर के फ्यूरी ऑफ द अर्थ नाम की डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करता है जिससे वो सारे के सारे होली नाइट्स वहीं पे रुक जाते हैं। लाइक भाई की आंखें तो देखो कितनी खतरनाक है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बिशप सालमन आ चुके थे जिन्हें देख करके सारे होली नाइट्स भी घबरा जाते हैं। सालमन फिर उन लोगों से कहते हैं कि वो लोग टेम्पल के खिलाफ गए हैं और साथ ही साथ उन लोगों ने गॉड के आर्ट का गलत इस्तेमाल किया है इसलिए वो उसके अब काबिल नहीं रहे हैं। जिसके बाद वो गार्डियन डीटी के नाम पे उनकी डिवाइन आर्ट को छीन लेते हैं। और फिर हमें सेड्रिक को दिखाया जाता है जिन्हें बेल की साउंड से पता चल जाता है कि उनके ऊपर दुश्मनों ने हमला किया है। ये सुन करके लॉटे कहने लगती है तब तो काफी सारे लोगों को चोट लगी होगी और उन्हें दवाइयों की जरूरत होगी।
होगी। सेड्रिक कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन वो लॉटे को कुछ भी होने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर लॉटे को कुछ भी होता है तो फामा को इसकी वजह से बहुत बुरा लगेगा। जिसके बाद लॉटे वहीं पे प्रार्थना करना शुरू कर देती है और फिर हमें फामा को दिखाया जाता है जो कि ये सारी चीजें देख करके काफी हैरान रहता है। फिर वो डिवाइन आई की मदद से देखता है कि इन्फेक्शन काफी तेजी से फैल रहा है। तभी फामा को वहाँ पे दिखाई देता है कि एक स्क्विरल नहीं, ये तो फ्लाइंग स्क्विरल है, वो वहाँ पे उड़ रही होती है, जिसकी वजह से उन्हें पकड़ पाना और मार पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद फामा फेनेक रैप्टोर्स की मदद से उड़ने लगता है और ब्रूनो के पास आ जाता है और बताता है कि उसने एलान को वहाँ फेयर के पास सारी चीजें संभालने के लिए छोड़ दिया है और वो अभी यहाँ की चीजों को लेकर के ज्यादा चिंता में है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एम्पायर के गार्ड होते हैं वो होली नाइट से पूछते हैं कि आखिर में वो यहाँ पे ब्लैक डेथ को क्यों फैलाना चाहते हैं। होली नाइट कहते हैं ब्लैक डेथ आखिर ये क्या है। उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें नहीं पता कि आखिर वो इंसान क्या करना चाहता है, लेकिन उसने उनके रूलर को पकड़ के रखा हुआ है और वो लोग सिर्फ और सिर्फ उनको बचाना चाहते हैं, जिसके कारण वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। और उस इंसान के पास इतनी ताकत है कि वो कई हजार लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी पल के झपका करके मार सकता है और उसके पास एक इविल स्पिरिट भी है। ये सुन करके सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ब्रूनो फिर उससे कैमस के बारे में पूछते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि असल में वो कैमस ही है और सारे होली नाइट्स वहाँ पर मारे जाते हैं। इसके बाद वहाँ पे ब्रूनो कहते हैं उनका अच्छी तरीके से अंतिम संस्कार करने के लिए और फिर वो कहते हैं कि वो कैमस का खुद जाकर सामना करेंगे और उसे रोकेंगे, चाहे इसके अंदर उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर हमें लॉटे को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि उसे फार्मेसी के अंदर जाना है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सभी होली नाइट्स का अंतिम संस्कार हो गया था और फिर फार्मा कहता है उसे जा करके फार्मेसी के अंदर और भी ज्यादा दवाइयां बनानी चाहिए। लेकिन तभी फार्मा को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो डिवाइन आई की मदद से देखता है कि वहाँ पे एक ब्लैक शेडो है। ये देख करके ब्रूनो सभी से कहते हैं कि वो बेल को बचाते रहें क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं कि कैमस अभी भी कैपिटल के अंदर ही है ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देख सके। जिसके बाद हमें कैमस की एक झलक को दिखाया जाता है जो कि काफी डरावना रहता है। आई मीन जस्ट लुक एट हिज फेस, उसके आधे फेस पर स्किन ही नहीं है। और फिर लॉटे फार्मेसी के पास आ जाती है जहाँ पे कैमस भी रहता है। फिर उससे लगता है कि फार्मा वहाँ पे वापस आ गया है, लेकिन सेड्रिक को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो लॉटे को रोक पाते, लॉटे ऊपर की ओर चली जाती है और वो वहाँ पे जाके विंडो को खोल देती है। तभी वहाँ पे लॉटे को रोकते हुए सेड्रिक आ जाते हैं, लेकिन उतने ही वक्त में सेड्रिक को पीछे से कोई चाकू मार देता है और वो और कोई नहीं बल्कि कैमस होता है। ये देख करके लॉटे भी काफी चौंक जाती है और डर जाती है। तभी हमें फार्मा को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे डिवाइन आई का इस्तेमाल करता है और उसे कैमस दिखाई देता है और साथ ही साथ सेड्रिक भी चोट खा के गिरे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे ब्रूनो भी आ जाते हैं और वो दोनों साथ में फार्मेसी के अंदर जाते हैं। और जब वो लेबोरेटरी के अंदर आते हैं तो हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कैमस कहने लगता है कि ये फीलिंग काफी ज्यादा अजीब सी है, उससे काफी ज्यादा ताकतवर रोशनी महसूस हो रही है। तभी फार्मा सेड्रिक और लॉटे को देखता है। तभी वहाँ पे ब्रूनो उससे कहते हैं वो जा करके उन्हें हील करे और फिर वो आइस शार्ड की मदद से कैमस पर हमला करते हैं। लेकिन कैमस को उनके हमलों से कुछ भी नहीं होता है और वो ब्रूनो को ही बेवकूफ बोलने लगता है क्योंकि वो सच्चाई को नहीं समझ सकता है कि सभी को कभी ना कभी मरना ही होगा। ब्रूनो ये सुन करके कहते हैं कि लोग अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जीते हैं और एक फार्मासिस्ट का काम है उनकी मदद करते रहने का। जिसके बाद वो आइस स्पीयर से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। फार्मा फिर डिवाइन आई की मदद से सेड्रिक और साथ ही साथ लॉटे को देखता है जिनके अंदर पॉइजन होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ब्रूनो को जो कि आइस केज का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई भी चीज कैमस को रोक नहीं पा रही थी और कैमस लगातार ब्रूनो के ऊपर हमला कर रहा था। फार्मा फिर सोचने लगता है कि यहाँ पे कितने सारे और अलग अलग तरह के पॉइजन्स हैं, आखिर कोई ऐसा कर भी कैसे सकता है। और फार्मा को भी उसे ठीक करने में काफी टाइम लग रहा था, जबकि वो पॉइजन को सीधा ही एलिमिनेट कर रहा था बिना एंटीटोड को बनाए हुए। लेकिन आखिर में जाकर के फार्मा कामयाब हो जाता है सारे पॉइजन को एलिमिनेट करने में। और हमें दिखाया जाता है ब्रूनो कैमस के सामने हार जाते हैं। कैमस फिर कहने लगता है कि जो बीमार लोग हैं वो इस दुनिया को खराब कर रहे हैं। जिसके बाद वो फार्मा के एक बॉक्स को खोलना शुरू करता है और कहता है इस दुनिया को खत्म होना होगा। और साथ ही साथ वो कहता है कि फार्मा की लेबोरेटरी के अंदर काफी सारे अच्छे अच्छे पॉइजन्स भी हैं। जिसके बाद वो कहता है इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही विनर रह सकता है और ह्यूमैनिटी की वजह से ये सारी चीजें अब दिक्कत दे रही हैं। लोगों को लगता है कि जिंदगी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जबकि ऐसा नहीं है और इसीलिए उन लोगों को आगे बढ़ते हुए ह्यूमैनिटी को ही खत्म कर देना चाहिए। और फिर वो एक मटेरियल को निकाल करके कहता है कि अब उसे एक्सपेरिमेंट को शुरू करना चाहिए। लेकिन तभी वो मटेरियल गायब हो जाता है और ये चीज फार्मा ने की थी। फार्मा कहता है तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स पूरे तरीके से बेकार
बेकार है क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तभी लॉटे भी जैसे तैसे करके अपनी आंखों को खोलती है और कहती है फार्मा अभी काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। जिसके बाद फार्मा अपनी डिवाइन आर्ट का यूज करके बहुत ही जोरदार पंच मारता है कैमस को। कैमस कहने लगता है आखिर तुम ये क्यों नहीं देख पा रहे हो? मुझे पता है कि तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम सच्चाई को देख सको। तुम्हें मेरे आइडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए। तुम भी मेरी तरह सच्चाई को अच्छे तरीके से समझते हो, इस दुनिया का साथ देना चाहते हो, जबकि तुम्हें भी पता है कि सच्चाई क्या है। ये सारे के सारे जो मामूली लोग हैं वो तुमसे भी नफरत करते हैं, जैसे उन्होंने कभी मेरे साथ किया था। वो लोग कभी भी मुझे समझ तक नहीं पाए। उनके लिए हम लोग एक इविल स्पिरिट हैं जो कि बाहर की दुनिया से इस ह्यूमन वर्ल्ड में आ गए हैं। फार्मा फिर अपने हाथ को देखता है जो कि चमक रहा था डिवाइन आर्ट की मदद से, और फिर वो कहता है भले ही लोग चाहे जो भी सोचे, फार्मा उनकी मदद करता रहेगा। और एक और जोरदार पंच कैमस को मार देता है जिससे वो पूरी फार्मेसी की दीवार को तोड़ते हुए बाहर जाकर के गिरता है। फिर फार्मा पैनिक रैपडॉस की मदद से कैमस को मारता है जिससे वहाँ पे हद से ज्यादा एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी चारों ओर पूरे के पूरे एम्पायर के ऊपर फैल जाती है। सब लोग ये रोशनी को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सालमन फिर सोचने लगते हैं हमेशा से माना जाता है कि पैनिक रैपडॉस के अंदर काफी सारी अलग अलग तरह की पावर्स हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर है प्यूरिफिकेशन। और असल में सच्चाई ये है पैनिक रैपडॉस असल में पैनिक थीसियस की ही पावर का इस्तेमाल करती है जो कि इविल स्पिरिट को पूरे तरीके से खत्म कर देता है और साथ ही साथ इस एपिडेमिक को भी। और वो पक्के तरीके से कह सकते हैं कि यही है असल में पैनिक थीसियस की पावर। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है फार्मा को। फार्मा अभी भी गुस्से में रहता है और जो ब्रूनो होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वो देखते हैं कि जो कैमस की इविल स्पिरिट थी वो वहाँ से गायब हो चुकी है और उन्हें भी ये देख करके अच्छा लगता है कि उनका दोस्त इस कर्ज से आजाद हो चुका है। जिसके बाद वहाँ पे लॉटे आ जाती है और फार्मा को हक कर लेती है और कहती है वापस आने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है थोड़ा टाइम बीत जाता है और फार्मा सभी का इलाज कर रहा होता है ब्लैक डेथ को लेकर के। और एलान ने पोर्ट के पास पूरी की पूरी बीमारी को खत्म कर दिया और साथ ही साथ फार्मा ने काफी सारे अलग अलग ट्रीटमेंट बना दिए हैं ब्लैक डेथ डिसीज को क्योर करने के लिए। और जो कंपाउंड फार्मेसी गिल्ड है उन्होंने सभी लोगों को जा जाके फ्री में मेडिसिन दी है ब्लैक डेथ के लिए। लेकिन वेरॉन इसे लेने से मना कर देते हैं, लेकिन बाद में उसे उठा करके अपनी वाइफ को दे देते हैं। और फिर फार्मा सोचता है कि वो हर एक इंसान को नहीं बचा सकता है, लेकिन फिर भी उसने काफी सारे लोगों को बचाया है और जो कैपिटल की रिकवरी है वो काफी तेजी से हो रही है। इसके अलावा उन लोगों ने अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया के बारे में पता लगाया है जिसकी मदद से वो लोग एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं और वो लोग उसी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने काफी सारी अलग अलग वैक्सीन को भी बना लिया है और वो लगातार आगे भी बनाते जा रहे हैं। और वो समय अभी दूर नहीं है जब वो लोग ब्लैक डेथ को पूरे तरीके से ठीक कर पाएंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है 2 महीने के बाद क्वीन अनाउंस करती है कि अब ये देश पूरे तरीके से ब्लैक डेथ से बाहर आ चुका है। और ये सुन करके सारे के सारे लोग पूरे एम्पायर के अंदर पार्टी करना शुरू कर देते हैं। पार्टी वार्टी तो ठीक है, अगर तुमको भी पार्टी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, साथ में मिलकर पार्टी करेंगे। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है लॉटे काफी खुश रहती है क्योंकि पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी काफी टाइम के बाद खुलने वाली है और उसके अलावा वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। एलान कहने लगती है उन्हें काफी टाइम तक फार्मेसी को बंद रखना पड़ा था, तो फार्मा ये सुन करके कहता है कि उसे उम्मीद है कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा जिसकी वजह से उसे फार्मेसी को बंद करना पड़े। शॉप खुलने के साथ ही वहाँ पे कमांडर जीन आ जाते हैं जहाँ पे सभी लोग उन्हें वहाँ पे मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। तो फिर ये सुन करके जीन कहते हैं कि मुझे कमांडर मत बुलाओ और फिर वो वहाँ पे लॉटे को एक गिफ्ट देते हैं जो कि वो उसके लिए फेयर से लाए थे। लॉटे उस गिफ्ट को लेकर के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद एलान कहने लगती है कि वो लोग फेयर के अंदर के हालात को इसीलिए संभाल पाए क्योंकि उनकी फार्मा ने काफी ज्यादा मदद की। फार्मा ये सुन करके कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जिसके बाद लॉटे जा करके फार्मेसी के बंद दरवाजे को खोलती है और बाहर काफी ज्यादा भीड़ रहती है। तो बस इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन यहीं पे ही खत्म होता है। भाई साहब तुम लोगों ने जो कमेंट किए मेरी पहली वीडियो पे कि सेकंड पार्ट चाहिए, सेकंड पार्ट चाहिए, सेकंड पार्ट चाहिए, तो ये आखिर में सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। और आई डोंट नो अगर सीजन 2 आया है तो उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, और अगर नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताना कि तुम सभी को अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो किस एनिमे पे चाहिए। और सॉरी थोड़ी सी तबीयत खराब और चीजें काफी ज्यादा चल रही थी जिसकी वजह से ये एनिमे जल्दी नहीं आ पाई। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।